तुम्हारे दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यही था कि बंद कमरे का तख्ता उठाकर जमीन के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक चूहे की तरह। 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में तुम बहुत ज्यादा दिखावा करते थे और आधी रात को कोई डेमन कल्टीवेटर घर में घुस आया था। उसने तुम्हें मार के ह्यूमन पिल बना दिया था और आखिर में तुम्हारी हड्डी भी नहीं बची थी। अब जब दोबारा जिंदगी मिली है तो भले ही पूरी जिंदगी बेकार बनकर रहना पड़े, फिर भी थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं लेना। इसलिए तुमने उस गड्ढे में जहर भी भर दिया और अंदर ट्रिगर वाले कांटे भी लगा दिए। अगर कोई नासमझ डेमन कल्टीवेटर घर में घुस आया तो वो बिना किसी रहम के मारा जाएगा और बढ़िया खाद बन जाएगा। माइन की गहराई में चिंगारियां उड़ रही थी, हवा में धुएं की तेज गंध भरी थी। दोनों हाथ इतने दर्द कर रहे थे कि रुकते ही नहीं थे, कांप रहे थे। उसने दांत भींचकर पूरी ताकत से हथौड़ा उठाया और सख्त पत्थर पर जोर से मारा। उसका जोरदार झटका लकड़ी के हैंडल से होते हुए उसके हाथ तक पहुंचा। हाथ इतना सुन्न हो गया कि लगा अभी फट जाएगा। पसीना और चूने का पाउडर उसकी आंखों में बह रहा था। बहुत जलन हो रही थी, पर उसे पहुंचने की भी हिम्मत नहीं थी। बस एक बेजान मशीन की तरह हथौड़ा चलाता रहा। उसे अच्छे से पता था, इस अंधेरी जगह में रुकना मतलब सीधा खतरा बुलाना। रुकने का मतलब था कोड़े खाना, भूखे रहना या फिर सीधा जान से जाना। अभी भी ये साजू का दिमाग थोड़ा सुन्न था। 3 दिन पहले तक वो एक नाइट शिफ्ट करने वाला ऑफिस वर्कर था और एक झटके में इस क्रूर कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया। उसे कोई जीनियस नहीं समझा, कोई बूढ़ा बाबा उसे डिसाइपल बनाने नहीं आया। वो सीधा बन गया तियान शुआन सेक्ट का सबसे नीचे वाला जीरो माइंड वर्कर। यहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई हक नहीं था। इस कल्टीवेशन सिटी में ये लोग सेक्ट के पाले हुए कुत्ते से भी कम थे, बस एक यूज एंड थ्रो चीज थे। हर दिन का काम यही था, हर वक्त गिरने वाली माइन में बिना दिन रात देखे स्पिरिट स्टोन निकालना। अगर माइनिंग टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हल्की सजा में मार पड़ती थी, खाना कट जाता था और भारी सजा में पीछे वाले पहाड़ पर मॉन्स्टर्स के लिए फेंक दिया जाता था। दूर से ही एक तेज आवाज आई। उसके पीछे एक सुअर जैसी चीख सुनाई दी। ओवरसियर झाओ टिशान हाथ में काला लेदर वाला कोड़ा लेकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। हालांकि उसकी प्रैक्टिस लेवल सिर्फ तीसरी थी, पर इन आम मजदूरों के सामने वो किसी फायर किंग जैसा था। बगल में एक कमजोर मजदूर बर्दाश्त नहीं कर पाया, दीवार के सहारे सांस लेने लगा और गलती से उसकी नजर में आ गया। झाओ टीशान ने बिना कुछ बोले एक कोड़ा मारा। वो आदमी जमीन पर गिर गया और बिना रुके कांपता रहा। वो कमजोर मजदूर दर्द की परवाह न करते हुए उठकर रेंगते हुए फिर से हथौड़ा उठा लिया। हाँफते हुए, रोते हुए माफी मांगने लगा। बोला अभी से वो जल्दी खोदेगा और लापरवाही नहीं करेगा। बाकी सब वर्कर्स डर के मारे सांस भी नहीं ले रहे थे। जो लोग बीच में बोलना चाहते थे उन्होंने भी अपनी बात अंदर ही दबा ली और जान तोड़ काम में लग गए। ये छिंगझो ने कोने से नजर डाली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फौरन नजरें हटा ली। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सांस बराबर चल रही थी, बिल्कुल बिना इमोशन वाली माइनिंग मशीन की तरह। इस इंसान खाने वाली कल्टीवेशन दुनिया में अगर पावर नहीं है और फिर भी आगे आना मतलब खुद मरने को बुलाना। उसका सर्वाइवल रूल बस एक ही था, सिर झुकाओ, काम करो, झगड़ा कभी मत करो। झाओ टीशान कोड़ा लेकर ये छेंगझो के पीछे से गुजरा। उसके पैरों के नीचे टूटा हुआ पत्थर देखा, फिर उसकी स्टेबल चाल देखी, खुश होकर हूं किया और बड़े आराम से अगली माइन की तरफ चला गया। जब तक उसके कदमों की आवाज पूरी तरह दूर नहीं हुई तब तक ये छेंगझो की कसी हुई पीठ ढीली नहीं हुई। सांस लेने के बीच ये छेंगझो ने मन में चुपचाप बोला और एक हल्का सा, सिर्फ उसे दिखने वाला हल्का नीला पैनल सामने आ गया। यही था उसका इस दुनिया में आने का इकलौता सीक्रेट कार्ड, एट्रीब्यूट एब्जॉर्ब पैनल। पैनल बहुत ही सिंपल था, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई वॉइस नहीं, बस कुछ लाइंस लिखी थी। होस्ट ये छिंगझो, कल्टीवेशन मॉडल, यूजेबल पॉइंट्स नील। इसका काम बहुत सीधा था। जैसे ही हाथ किसी डेड चीज या लिविंग चीज को टच करता वो उसकी प्रॉपर्टी निकाल लेता और परफेक्टली खुद में मिला लेता। जब पहली बार ये गोल्डन फिंगर मिली थी, ये छिंगझो खुशी से चिल्लाने वाला था। दिल कर रहा था फौरन कोई लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन छूकर स्पिरिट एनर्जी निकाल ले और वहीं से फ्लाई कर जाए, पर उसने खुद को रोक लिया। ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी से पता था तियानशुआन सेक्ट का स्पिरिट स्टोन्स पर कंट्रोल बहुत सख्त था। हर स्टोन 3 बार चेक होता था। अगर वो स्टोन छूकर बेकार बना देता तो झाओ टीशान उसे वहीं जिंदा काट देता। जो आगे आता है सबसे पहले मरता है, यही सोचकर चुपचाप रहना ही जीतना है। 3 दिनों में उसने टेम्पटेशन को दाकर सीधा सादा मजदूर बनकर रहा, सिर्फ इसलिए कि एक एकदम सेफ टारगेट ढूंढ सके। काम खत्म होने का गॉन्ग बजा, पूरी माइन में आवाज गूंज गई। मजदूरों ने राहत की सांस ली, हथौड़े फेंके, जमीन पर बैठकर हाँफने लगे। फिर लाइन में लगकर भारी टोकरियां पीठ पर उठाकर माइन चेक करने वाली जगह की ओर चल दिए। ये छेंगजो भी भीड़ में मिल गया। उसका दिया हुआ स्टोन ठीक उतना था जो लाइन में बराबर बैठे, ना ज्यादा अच्छा ना कम, परफेक्ट छुपा हुआ। काम पूरा करते ही बाकी मजदूर पागलों की तरह खाने के लिए दौड़ गए और ये छेंगजो वहीं खड़ा रहा, हिला भी नहीं। उसकी नज़र चेकिंग एरिया के कोने में उस बड़े वेस्ट पिट पर टिकी थी। वहां ढेर सारा बेकार आयरन ओर पड़ा था, ना सख्त ना कोई स्पिरिट एनर्जी।
इतना बेकार कि आम दुनिया का लोहार भी हाथ नहीं लगाता। सेक्ट की नज़र में ये बस कचरा था। हर रात कोई इसे पीछे पहाड़ पर फेंकने जाता। कोई भी इस कचरे की परवाह नहीं करता था। ये छिंगजो ने गहरी सांस ली, झाड़ू उठाई और तेजी से उस 2 मीटर ऊंचे बेकार आयरन ओर के ढेर के पास गया। साफ सफाई का बहाना बनाकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। रजिस्टर वाला मैनेजर भी अंदर चाय पीने चला गया था। झाड़ू नीचे फेंकी और अपना दायां हाथ एक काले खुरदुरे आयरन ओर पर रख दिया। मन में जोर से बोला, पैनल चालू कर। हल्का नीला पैनल फौरन सामने आया। वेस्ट आयरन और डिटेक्ट हुआ, एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी, हार्डनेस। ये चेंगजो ने बिना सोचे फौरन कंफर्म कर दिया। हाथ में अचानक तेज खिंचाव महसूस हुआ। वो काला खुरदुरा आयरन ओर फौरन अपनी चमक खो गया और उसके हाथ में ही ग्रे पाउडर बन गया। पूरी जगह पाउडर से भर गई। पैनल ने मैसेज दिया, एब्जॉर्ब सक्सेसफुल, हार्डनेस +1। ई छेंगझोउ का खून जोश से उबल गया। उसने अपने दोनों हाथ सीधा ढेर के अंदर डाल दिए। पैनल की नोटिफिकेशन तेजी से चलने लगी। सामने वाला और आंखों के सामने ही राख बनने लगा। आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा ढेर पाउडर बन गया। हार्डनेस प्रॉपर्टी सीधा 100 पॉइंट्स तक पहुंच गई। उसने फौरन हाथ रोक लिया। ज्यादा एब्जॉर्ब करता तो ढेर गिर जाता और किसी को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता। उसने पैर से पाउडर और कीचड़ को मिलाकर सारे सबूत मिटा दिए। ये छेंगझो ने मन में चुपचाप बोला, मर्ज, और 100 पॉइंट्स हार्डनेस प्रॉपर्टी पूरी बॉडी की स्किन में मिल गई। एक ठंडी सी सिहरन खून के साथ पूरे शरीर में फैल गई। स्किन जैसे हजारों बर्फ की सुइयों से चुभने लगी। दर्द नहीं था, पर बहुत टाइट महसूस हो रहा था। स्किन के नीचे जैसे हाई डेंसिटी मेटल लिक्विड भर गया हो और मसल्स फाइबर के साथ जबरदस्ती मिल गया हो। कुछ सेकंड बाद यह एहसास पूरी तरह खत्म हो गया। ये छिंगजो ने अपनी बाजू दबाई। टच पूरी तरह बदल चुका था। पहले की नॉर्मल स्किन अब 100 साल पुराने बुल लेदर जैसी सख्त हो गई थी। उंगली से जोर से दबाओ तो भी सफेद निशान नहीं पड़ता था। उसने एक तेज पत्थर का टुकड़ा उठाया और अपने हाथ पर जोर से चलाया। वो तेज पत्थर स्किन पर ऐसे फिसला जैसे लोहे की प्लेट पर फिसल रहा हो। बस एक हल्का सा सफेद निशान बना। अंगूठे से रगड़ते ही वो भी गायब हो गया। ये छिंगजो ने ठंडी सांस ली। सबसे लो लेवल प्रॉपर्टी, सिर्फ 100 पॉइंट्स में ही बॉडी इतनी मजबूत हो गई। अगर इससे ज्यादा स्टैक की तो झाओ टीशान का कोड़ा भी इस पर लगते ही टूट जाएगा। उसने दिल की एक्साइटमेंट दबाई, साफ करके धूल झाड़ी और तेजी से खाने की जगह चल दिया। यह हार्डनेस प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसे पहली बार इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में थोड़ा सेफ्टी फील हुआ। अगले दिन सुबह फिर से तेज गोंग बजा और सारे मजदूरों को फिर माइन में भेज दिया गया। डिंग सेक्शन की चौथी माइन का हाल और भी बुरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था। हर तरफ कीचड़ था। ई छेंगजो ने भारी आयरन हैमर उठाया और सामने वाले पत्थर पर जोर से मारा। तेज आवाज के साथ उसकी आंखें चमक उठी। कल का झटका जो हड्डियों तक दर्द देता था, आज हाथ तक पहुंचते पहुंचते जैसे इनविजिबल आर्मर ने सोख लिया। कोई दर्द ही नहीं हुआ। दोनों बाजुओं का टाइटनेस उसकी ताकत को और बढ़ा रहा था। हथौड़ा चलाते चलाते उसकी माइनिंग स्पीड सीधा डबल हो गई। उसने सोचा, जल्दी काम खत्म करके ताकत बचा ले ताकि रात में फिर से प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब करने जा सके। जब वो आधी टूटी हुई चट्टान खोद रहा था, तभी ऊपर से एक हल्की टूटने की आवाज आई। बगल में खड़े बूढ़े मजदूर ने डर के मारे चिल्लाया, गिरने वाला है। ये छिंगजो ने फौरन ऊपर देखा। टॉप पर सैकड़ों किलो वजन वाला एक पत्थर पूरी तरह टूट गया था और तेज आवाज के साथ सीधा उसके सिर की तरफ गिर रहा था। जगह बहुत छोटी थी। पैरों के नीचे कीचड़ था। बचने की कोई जगह नहीं थी। एकदम लास्ट मोमेंट पर ये छेंगजो ने इंस्टिंक्ट से अपना आयरन हैमर ऊपर उठाकर सामने रख दिया। सैकड़ों किलो वाला पत्थर जोर से उस मोटे आयरन हैंडल पर गिरा। खतरनाक इम्पैक्ट फौरन फूटा। मेटल वाला हैमर हेड बीच से टूट गया। तेज भारी हैमर का सिरा कंट्रोल खोकर हवा में उछला और बहुत तेज स्पीड से सीधा ही छेंगजो के हाथ की तरफ वापस आया। डिस्टेंस बहुत कम था, स्पीड बहुत तेज थी। आसपास के मजदूर पर अगले सेकंड जिस खून की उम्मीद थी वो नहीं हुई। हैमर हेड ये छेंगजो के हाथ पर जोर से लगा। खून नहीं निकला, बल्कि एक तेज मेटल जैसी आवाज आई। माइन में धूल भर गई। बगल वाला बूढ़ा मजदूर डर के मारे कीचड़ में बैठ गया। देर तक कुछ समझ नहीं पाया। ये छेंगजो ने उड़ती हुई चूने की धूल का फायदा उठाकर फौरन हाथ अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उसने हाथ हिलाया। ना सीरियस इंजरी, ना थोड़ी सी भी स्किन कटी। जो झटका लगा था वो बस एक हल्की लकड़ी की मार जैसा लगा। उसने मन में हैरानी से सोचा, पर ऊपर से फौरन डरा हुआ एक्सप्रेशन दिखाया। लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे गया और टूटा हुआ हैमर जानबूझकर जमीन पर फेंक दिया। बूढ़ा मजदूर हकलाते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है। अगर वो सीधा सिर पर गिरता तो हाथ सीधा मांस बन जाता। ये छेंगजो ने मासूमियत से हंसते हुए कहा, उसकी किस्मत अच्छी थी, बस थोड़ी सी स्किन कटी है। उसने जल्दी से मिट्टी उठाकर हाथ पर लगाई, जैसे बैंडेज कर रहा हो। इस तरह आसानी से सबको बेवकूफ बना दिया। कुछ दिन बीत गए और महीने के आखिर का एग्जाम डे आ गया। बड़े आंगन के बीचों बीच 10 से ज्यादा बड़े बड़े ब्लैक वुडन बॉक्स रखे थे। ओवरसियर झाओ ईशान बड़ी कुर्सी पर बैठा हाथ में 2 जड़ पत्थर घुमा रहा था। बगल में कुछ खतरनाक दिखने वाले एनफोर्समेंट डिसाइपल्स खड़े थे। मैनेजर ने जोर से बोला, चियान योफू, फौरन रिजल्ट आया। लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन 80 किलो, टारगेट से ज्यादा, रिवॉर्ड आधा गोल्डन एलिक्सर पिल।
भीड़ में फौरन जलन भरी आवाज गूंज गई। चियान योफू खुश होकर आगे बढ़कर पिल ले गया। ये छेंगजो ने साफ देखा। चियान योफू नीचे उतरते ही बाकी बूढ़े मजदूर भेड़िए जैसे उसके पॉकेट में रखे पिल को घूर रहे थे। ये छेंगजो को साफ पता था, इस इंसान खाने वाली जगह में धन दिखाना मतलब सीधा मौत बुलाना। जल्दी ही मैनेजर ने ही छेंगजो का नाम पुकारा। वो अपनी टोकरी पीठ पर लादकर सिर झुकाकर बॉक्स के पास गया, अंदर का सारा स्टोन डाल दिया। वजन चेक करने वाले डिसाइपल ने स्केल देखी, बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, लो ग्रेड स्टोन 50 किलो। सिर्फ पास हुआ, सबसे कम राशन मिलेगा 1 किलो। छावट ईशान ने अपनी पलक भी नहीं उठाई। ऐसा बेकार मजदूर जो बस पास होने की लाइन पर रहता है ना, तेज ना गलती, उसे गाली देने का भी मन नहीं हुआ। ये छेंगजो ने आदर से लिया, झुककर भीड़ में सबसे कोने वाली ध्यान ना खींचने वाली जगह पर चला गया। कुछ लोग जो उसे देख रहे थे उसकी पॉकेट में बस थोड़ा सा राशन देखकर फौरन बेकार समझकर नजर हटा ली। ये छेंगजो ने मन में ठंडी हंसी हंसी। यही तो चाहिए था, वो यही चाहता था, बिना किसी पहचान के गायब जैसा रहना। इन कुछ दिनों में वो ज्यादा स्टोन निकाल सकता था, पर जानबूझकर एक्स्ट्रा स्टोन तोड़कर वेस्ट पिट में फेंक देता था। जान नहीं रहेगी तो वो आधा खराब पिल किस काम का। रात गहरी हुई, मजदूरों के बड़े बेड वाले हॉल में खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। ये छेंगजो ने अचानक आंखें खोली, बिल्कुल बिल्ली की तरह चुपचाप बेड से उतरा, दीवार के सहारे बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। वो हमेशा वाली जगह नहीं गया। सुई फेंग के पीछे वाली छुपी हुई गली से होते हुए डांशिया पीक के वेस्ट डंपिंग एरिया पहुंच गया। यहाँ ढेर सारा काला जला हुआ पिल वेस्ट पड़ा था, तेज जलने जैसी बदबू आ रही थी। ये सब एल्केमिस्ट के बनाए खराब पिल के रेसिड्यू थे, जिनमें खतरनाक फायर पॉइजन और इम्प्योरिटी भरी थी। कोई भी अगर इस वेस्ट से कल्टीवेट करता तो दूसरे दिन मेरिडियन फट जाते और जान चली जाती। पर ई छेंगजो के लिए ये एक बिना गार्ड वाला गोल्ड माउंटेन था। वो उस वेस्ट पिल ढेर के सामने बैठा, हाथ रगड़े, फिर दोनों हाथ उस गरम काले मेडिसिन रेसिड्यू में डाल दिए। मन में ऑर्डर दिया, पैनल चालू कर। नीला पैनल फौरन सामने आया। वेस्ट पिल रेसिड्यू डिटेक्ट हुआ, एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी, फायर पॉइजन और थोड़ा सा स्पिरिट एनर्जी। ई छेंगजो की आंखें फौरन चमक उठी। ये गोल्डन फिंगर तो ऑटोमेटिक फिल्टर भी करती है। उसने फौरन ऑर्डर दिया, सिर्फ स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब कर। पैनल का नोटिफिकेशन साउंड तेजी से बजने लगा। वो वेस्ट पिल रेसिड्यू पूरी तरह अपनी चमक खो गया, ग्रे मड में बदल गया। बिना किसी स्मेल के, साफ, बिना किसी इम्प्योरिटी वाली प्योर स्पिरिट एनर्जी उसकी दोनों बाजुओं से होकर पूरे शरीर में फैल गई, जैसे प्यासा आदमी पानी पी रहा हो। उसके मेरिडियन इस प्योर स्पिरिट एनर्जी की वजह से फौरन फैलने लगे, फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनने लगे। ना किसी टेक्निक की जरूरत थी, ना किसी गाइडेंस की। पैनल का एब्जॉर्प्शन सीधा फोर्स से बेसिक कल्टीवेशन फाउंडेशन में बदल गया। उसकी हड्डियों से हल्की आवाज आई। डांटियन में पहले जो खाली जगह थी वहां मुट्ठी जितना बड़ा एनर्जी पूल बन गया। तेजी से घूमता हुआ सारी स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये छेंगजो का कल्टीवेशन लेवल, और उसने फौरन पैनल से अपनी बाहरी एनर्जी को लॉक कर दिया। अगले दिन सुबह ई छिंगझो ने आंख खोलते ही सबसे पहले पैनल खोला और बाहर दिखने वाली एनर्जी को फौरन ची रिफाइनिंग फर्स्ट लेवल अर्ली स्टेज पर सेट कर दिया। और भी सेफ रहने के लिए उसने जानबूझकर अपनी एनर्जी थोड़ी वीक भी दिखाई। पूरा शरीर देखने में बिल्कुल कमजोर, malnutrition वाला, कभी भी मर सकने वाला, सबसे नीचे का बंदा लग रहा था। उसने मुंह धोया, हवा वाले टूटे दरवाजे को खोला। मजदूरों के आंगन में पहले से ही हलचल शुरू हो गई थी। कुछ मजदूर जिन्होंने कल ही राशन लिया था साथ में खड़े थे। चियान योफू बीच में खड़ा जोर से चिल्लाया। उसके हाथ से एक ऑरेंज फायरबॉल निकला, बस मुट्ठी जितना बड़ा। उसने गर्व से बताया, ये फायरबॉल टेक्निक है, कल ही आउटर सेट जाकर एक्सचेंज किया। आसपास के मजदूर फौरन तारीफ करने लगे। बोले, उसने तो स्पेल भी सीख लिया, अगली बार एग्जाम में पक्का आउटर सेट में जाएगा। पर बात खत्म होते ही वो फायरबॉल हल्का सा चमका और फौरन बुझ गया। ये छेंगझो हाथ में टूटी बकेट लेकर बगल से गुजरा, सीधी नजर भी नहीं डाली। उसकी नज़र में फायरबॉल, वाटर ब्लेड जैसी चीजें। बहुत देर तक मंत्र बोलकर हाथ में चमकती हुई आग जलाना, मतलब सीधा माथे पर पोस्टर लगाना, जल्दी आओ मुझे मारो। खुद ही लाइट इफेक्ट के साथ अपनी पोजीशन बता देना। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ताकतवर ही टिकता है। हर दिन सुई फेंग के स्ट्रीट डॉग से भी ज्यादा लोग गायब हो जाते थे। ये छिंगझो ने ये बात हड्डियों में बैठा ली थी। फालतू दिखावे वाली चीजें बिल्कुल नहीं छूता। जितना कम ध्यान खींचेगा उतना ज्यादा जिंदा रहेगा। बकेट रखकर ये छिंगझो सुई फेंग के सबसे कोने वाले पुराने बुक हॉल की तरफ चल दिया। ये पुरानी जगह हमेशा खाली रहती थी, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। शेल्फ पर रखे स्क्रॉल्स और पुरानी किताबों पर मोटी धूल जमी थी। दरवाजा खोलने वाला बूढ़ा कुर्सी पर पसरा हुआ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये छिंगझो चुपचाप अंदर गया। टेबल के कोने में पड़े पुराने कबाड़ में देर तक ढूंढते ढूंढते एक पुरानी टूटी हुई बाइंड किताब निकाल ली। किताब पर जमी धूल झाड़ी। कवर पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, बेसिक सिंपल स्किल्स। ये बस आम दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक फिजिकल टेक्निक बुक थी। इसमें
स्पिरिट एनर्जी चलाने का भी कुछ नहीं सिखाया गया था, बस तलवार चलाने और काटने के बेसिक मूव्स थे। सेक्ट में सबसे बेकार मजदूर भी इसे प्रैक्टिस करने से नफरत करते थे। कहते थे इसे प्रैक्टिस करना मतलब कल्टीवेटर की इज्जत खोना। पर ये चेंगजो को यही चाहिए था, ना कोई लाइट इफेक्ट, ना स्पिरिट एनर्जी चलाने की जरूरत, हाथ चलाओ तो पूरी तरह साइलेंट, हाइडिंग के लिए परफेक्ट। वो ये टूटी हुई किताब लेकर दरवाजे पर गया, टेबल को हल्का सा खटखटाया। दरवाजे वाला बूढ़ा आंखें मलते हुए उठा। उसके हाथ की किताब देखकर मुंह बनाते हुए पूछा, ये कबाड़ क्यों उठा रखा है? बोला, ये तो किसी काम की टेक्निक भी नहीं है, पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करो तो भी आम दुनिया का लोहार ही बन पाओगे। ये छेंगजो ने मासूमियत से सिर खुजाते हुए साथ में शरीर मजबूत बनाना है बोलकर। बूढ़े ने परेशान होकर हाथ हिलाया, बोला, जल्दी ले जाओ। फिर करवट लेकर फिर से सोने लगा। किताब को सीने में छुपाकर ये छेंगजो सीधा सुई फेंग के पीछे वाले लकड़ी वाले शेड में पहुंच गया। आज का टास्क था 500 किलो ब्लैक आयरन वुड काटना। ये लकड़ी इतनी सख्त थी जैसे कच्चा लोहा। आम मजदूर एक दिन कुल्हाड़ी चलाते तो हाथ ही फट जाता, पर ये छेंगजो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। पहले दिन वाली हार्डनेस प्रॉपर्टी उसकी स्किन में पहले से ही जमी हुई थी। उसने लकड़ी के ढेर से एक पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाई, गहरी सांस ली, दिमाग में उस बेसिक स्किल बुक की पहली मूव चॉप बार बार दोहराई। बिना किसी एक्स्ट्रा स्टाइल के दोनों पैर हल्के मोड़े, कमर से पूरा फोर्स लगाया, ताकत सीधा कंधे से होते हुए हाथ तक पहुंची और आखिर में उस पुरानी कुल्हाड़ी में चली गई। एक तेज आवाज आई, जंग लगी कुल्हाड़ी ठीक उस ब्लैक आयरन वुड के दाने पर पड़ी। सख्त लकड़ी सीधा दो टुकड़ों में बंट गई। कट एकदम साफ था। जैसे ही लकड़ी टूटी, पैल अचानक चमका, मूव सही मैच हुआ। बेसिक स्किल बुक प्रोफिशिएंसी +1। ये छेंगझो की आंखें फौरन बड़ी हो गईं। उसका गेज सही था। इस गोल्डन फिंगर को तलवार हाथ में लेकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी। बस मूवमेंट का फोर्स, टेक्निक और पाथ स्वॉर्ड टेक्निक के कोर से मैच होना चाहिए। डेली काम करते करते भी ये स्वॉर्ड स्किल प्रोफिशिएंसी में बदल जाता था। वो फौरन मेहनती वर्कर बन गया, काम करते करते जैसे जोश में आ गया हो। अब वो सिर्फ बिना सोचे लकड़ी नहीं काट रहा था। हर बार कुल्हाड़ी चलाते वक्त सांस, एंगल और फोर्स सब कुछ बारीकी से एडजस्ट कर रहा था। एक चोर में मैं एक्स्ट्रा फोर्स वेस्ट करता, ना कम फोर्स लगाता। पूरी सुबह में 300 से ज्यादा सटीक चॉप्स ने उसकी चॉप मूव की समझ सीधा आसमान छू ली। नॉर्मल इंसान कुछ 100 बार कुल्हाड़ी चलाता तो दोनों हाथ खत्म हो जाते, पर इचिंगजो के पास हार्डनेस प्रॉपर्टी का बैकअप था। ना सिर्फ बिना चोट के, बल्कि मसल्स भी। दोपहर में छियान योफू शेड के पास से गुजरा। ये छेंगजो को पसीने से तरबतर लकड़ी काटते देखकर हंसते हुए बोला, लकड़ी जितनी भी अच्छी काटो उससे एसेंशन नहीं होगा। बेहतर है टाइम निकालकर क्यों सेंस करो। ये छेंगजो ने हाथ रोका, पसीना पोंछा, सीधे सादे तरीके से बोला, मेरी टैलेंट इतनी कम है, बेहतर है ज्यादा लकड़ी काट लूं, वरना महीने के एंड में एग्जाम में खाना भी कट जाएगा। छियान योफू ने गाली देते हुए आंखें घुमाई और मुड़कर चला गया। ये छेंगजो ने बिल्कुल परवाह नहीं की, फिर से कुल्हाड़ी पकड़ी, काटना जारी रखा। पैनल पर प्रोफिशिएंसी फिर से स्टेबल तरीके से 1 पॉइंट बढ़ गई। दोपहर बाद ये छेंगजो सही समय पर छोड़ी गई माइन में पहुंचा। उसने भारी हथौड़ा उठाया, खुरदुरे हैंडल को कसकर पकड़ा, दिमाग में फौरन बेसिक स्किल बुक की दूसरी मूव में स्विच किया। दोनों हाथों से हैमर पड़ा, टांग जोर से जमीन पर टिकाई, पूरी बॉडी जैसे एक पूरा खींचा हुआ धनुष बन गई। अचानक छोड़ा, हैमर की नोक एक धुंधली लाइन बनाकर सीधा पत्थर में गहराई से धंस गई। टूटे टुकड़े तेजी से उड़े, प्रोफिशिएंसी फिर से 1 पॉइंट बढ़ी। उसके बाद स्लैश, स्वीप कट, ये छेंगझो ने माइनिंग की हर मूव को स्वॉर्ड टेक्निक्स में बदल दिया। वो उस अंधेरी माइन में एक के बाद एक बिना रुके पूरा फोकस लगाकर काम करता रहा। दूसरे लोग ज्यादा माइनिंग के लिए कॉम्पीट करते थे, पर वो माइनिंग में फाइन मूवमेंट के लिए कॉम्पीट करता था, चुपचाप रहने और ध्यान ना खींचने के लिए। उसने जानबूझकर अपनी माइनिंग स्पीड स्लो रखी। हर हैमर सिर्फ बिना स्पिरिट एनर्जी वाले वेस्ट स्टोन पर ही पड़ता। दिन के आखिर में जमा किया हुआ स्टोन पास होने की लाइन पर बिल्कुल टाइट फिट होता। चेक करने वाला उसे नफरत भरी नजर से देखकर मच्छर भगाने जैसे हाथ हिलाकर जाने को कहता। ऐसे ही दिन बीते गए। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, सुई फेंग में लोग बदलते रहे। वो फायरबॉल वाला छियान योफू किसी से लो ग्रेड स्टोन के लिए लड़ा। आधी रात को सिर पर चोट लगी और कचरे की तरह ईस्ट गेट से बाहर फेंक दिया गया। और ये छेंगझो इतना अनदेखा था कि कभी कभी कोई उसके बगल से गुजरता और अगर वो आवाज ना करे तो किसी को लगता ही नहीं कि वहां कोई जिंदा आदमी खड़ा है, क्योंकि उसने अपनी सांस और मूवमेंट को एक्सट्रीम लेवल तक दबा दिया था। पर उसके पैनल का डेटा बेहद डरावनी स्पीड से बढ़ रहा था। स्वॉर्ड टेक्निक की उसकी समझ अब इतनी हाई लेवल पर पहुंच गई थी कि अगर उसके हाथ में सिर्फ एक चॉपस्टिक भी हो तो भी उसका फोर्स और टेक्निक स्वॉर्ड टेक्निक के एसेंस से परफेक्टली मैच करता। फास्ट, एक्यूरेट, क्लोज, बिना किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के। 6 महीने बाद एक गहरी रात, टूटे हुए घर में कोई लाइट नहीं थी। ये छेंगझो अपने तंग बेड के सामने खड़ा था, हाथ में दिन में माइन से उठाई हुई
टूटी हुई आयरन सोर्ड थी। ब्लेड में 7-8 कट थे। हैंडल की लकड़ी आधी सड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आंखें बिल्कुल शांत पानी जैसी थी। उसने धीरे से वो जंग लगी सोर्ड उठाई, सामने की हवा में हल्के से चलाई। ना हवा की आवाज, ना कुछ फटने जैसी आवाज। ये एक सोर्ड स्ट्राइक इतनी शांति से चली कि सिर की चमड़ी सिहर उठे, जैसे हवा भी बराबर कट गई हो। ये बिल्कुल सिंपल लगने वाला स्ट्राइक पैनल को अचानक तेज लाल लाइट में बदल गया। फॉन्ट तेजी से उछलता हुआ बोला, बेसिक स्किल बुक, 10,000 बार ब्रेक थ्रू, स्पेशल ट्रेड जनरेट, एक्सट्रीम शार्पनेस। 5वें दिन राशन बांटने का फिक्स दिन। मैनेजर के आंगन के बाहर लंबी लाइन लग गई। मजदूरों के लिए महीने के 2 किलो लो ग्रेड राशन सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं था, बल्कि कल्टीवेशन बढ़ाने की एक छोटी सी उम्मीद भी थी। ये छिंगजो लाइन के बीच में, हाथ आस्तीन में छुपाए, बिल्कुल बिना नींद वाली लकड़ी की मूरत जैसा खड़ा था। ओवरसियर झाओ टीशान बड़ी कुर्सी पर बैठा हाथ में लो ग्रेड स्टोन घुमा रहा था। झू डाजुआंग राशन लेने आगे आया, बैग हल्का सा हिलाया, फौरन परेशान हो गया। एक भी। झाओ टीशान ने ठंडी हंसी हंसी उठकर जोर से एक किक झो डाजुआंग के पेट पर मारी, उसे सीधा उड़ा दिया। ठंडे मुंह से बोला, झो डाजुआंग पेट पकड़कर जमीन पर तड़पता रहा। हाथ का चावल सब जमीन पर बिखर गया। झाओ टीशान आगे आया, उन बिखरे हुए दानों पर पैर रखकर रगड़ा, चिल्लाया, मेरी बात ही नियम है। पिछले महीने माइन का प्रोडक्शन टारगेट नहीं पूरा हुआ। ऊपर वालों ने मेरा प्रॉफिट काटा। क्या तुम सब बेकार लोगों से नहीं वसूलूं तो खुद अपनी जेब से दूं? राशन चाहिए तो लो, नहीं तो भाग जाओ। पूरी जगह में कोई सांस भी नहीं ले रहा था। झाओ टीशान अभी QE रिफाइनिंग 4th लेवल पर था। किसी मजदूर को चोट पहुंचाए तो आगे कोई पूछता भी नहीं। ये छिंग्सो फौरन छोटे कदमों से आगे आया, चेहरे पर बहुत स्मूथ तरीके से खुशामद वाली मुस्कान सजाई। झाओ टीशान ने अचानक हाथ उठाकर अपने उस आदमी को रोका जो गुस्सा दिखाने वाला था। ठंडी आवाज में बोला, सुना है ये छिंग्सो हाल में काम में बहुत होशियार बन गया है। हर बार स्टोन देते वक्त बिल्कुल पास होने की लाइन पर रहता है। क्या जानबूझकर ज्यादा छुपा रहा है? ये तो सीधा लूट जैसा था। बगल के कुछ मजदूर सिंपैथी से देखने लगे। ये छिंग्सो ने हल्की हंसी हंसते कहा, मेरी ये बॉडी मैनेजर को भी पता है। बस पास होने लायक स्टोन निकालने में ही जान लगा देता हूँ। उसने ना सिर्फ वो थोड़ा सा राशन लेने से इनकार किया, बल्कि अपने कपड़ों से पिछले महीने बचाया हुआ थोड़ा सा स्पिरिट राइस बैग के साथ साफ साफ झाओ टीशान के हाथ में थमा दिया। बोला, मैनेजर बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इस महीने में भूख कम है, ये राशन ले लो, खिचड़ी बना लेना, बॉडी ठीक रहेगी। झाओ टीशान एक पल के लिए चौंक गया, बैग को हल्का सा हिलाकर जोर से हंसते हुए बोला, ठीक है, ये छिंग्सो में कुछ इज्जत तो है, जाओ काम पर लग जाओ। ये छिंग्सो ने हाथ जोड़े, मुड़कर चला गया, मैनेजर के आंगन से बाहर निकल गया। पास रहने वाले कुछ मजदूर उसके पीछे आकर गुस्से में बोले, ई छेंगझो पागल हो गया है। पिछले महीने जमा किया हुआ चावल भी दे दिया, अब क्या खाएगा? झाओ टीशान बहुत ज्यादा बदतमीज कर रहा है, चलो उससे लड़ते हैं। ई छेंगझो रुका, सांस लेकर बोला, तुम लोग QE रिफाइनिंग 1st 2nd लेवल पर हो, वो 4th लेवल पर है। लड़ना है तो खुद लड़ो, मुझे तो जिंदा रहकर लकड़ी काटनी है। बोलकर तेजी से घर की तरफ चल दिया। ये छेंगझो को साफ पता था, अगर अभी राशन ना देता तो झाओ टीशान जरूर हाथ उठाता। उसकी अभी की हार्ड स्किन और एक्सट्रीम शार्प स्किल के साथ झाओ टीशान को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर हराने के बाद आउटर सेक्टर फॉर्मेशन टीम अगर आकर कल्टीवेशन पैनल चेक करता तो सब कुछ एक्सपोज हो जाता। ऊपर वालों की रिसर्च का रिस्क लेकर 1 किलो राशन के लिए सिर्फ बेवकूफ़ ही ऐसा करेगा। जान तक है तो वो छाल भी खा सकता है, पैनल से उसकी न्यूट्रिशन निकाल लेगा। रात होते ही यी छिंगजो ब्लैक ब्रेड चबाते हुए अलर्ट हो गया। झाओ टीशान कभी भी मूड खराब होने पर घर में घुस सकता है। उसे घर में एक ट्रैप बनाना ही होगा। वो बेड के पास गया, तख्ता उठाया, कोने में रखा। नीचे सूखी सख्त मिट्टी दिखाई दी। यी छिंगजो ने हार्डनेस प्रॉपर्टी वाला दायां हाथ निकाला। 5 उंगलियां चांद की रोशनी में हल्की काली नीली मेटल जैसी चमक दे रही थीं। उसने जोर से जमीन में हाथ डाला, 5 उंगलियां सख्त मिट्टी में घुस गईं। जोर से खींचा, एक बड़ा टुकड़ा मिट्टी से बाहर आया। स्किन पर एक खरोंच भी नहीं आई। दोनों हाथ सीधे डिगर बन गए। बेड की जगह पर ही नीचे तेजी से खोदना शुरू किया। निकली हुई मिट्टी बकेट में भरी, सुबह पीछे वाले पहाड़ पर फेंकने के लिए। आधे घंटे बाद 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक सीधा गड्ढा बन गया। मिड स्टेज रिफाइनर भी गिरे तो पैर टूट जाएगा, पर अभी भी काफी नहीं था। ये छिंगझो गड्ढे से बाहर निकला, लकड़ी के ढेर से 10-12 सबसे सख्त ब्लैक आयरन वुड के टुकड़े उठाए। बेड के नीचे से वो जंग लगी हुई छोटी आयरन सोड निकाली, एक्सट्रीम शार्पनेस एक्टिवेट किया। कलाई हल्की सी हिलाई, धुंधली लाइन उस सख्त आयरन वुड पर से गुजरी। फौरन वो 10-12 बेहद नुकीले खतरनाक कांटों में बदल गए। फिर उसने बेड के नीचे से एक पुराना पेपर पैकेट निकाला। अंदर इन कुछ दिनों में झाड़ू लगाते वक्त मरे हुए चूहों और कीड़ों की बॉडी से पैनल से निकाला हुआ जहर का पाउडर था। छूते ही पूरा शरीर सुन्न हो जाता। ये छिंगझो
गड्ढे में उतरा। जहर का पाउडर और खतरनाक लकड़ी के कांटे पूरे गड्ढे के किनारे खतरनाक तरीके से बिछा दिए। आखिरी 2 बकेट मिट्टी पीछे की चट्टान पर फेंकने के बाद ये चेंगजो जल्दी वापस नहीं गया। उसने हाथ की धूल झाड़ी, चट्टान के किनारे से घास से भरी एक पतली गली में आगे पहाड़ की गहराई में चलता रहा। इस रास्ते पर कोई नहीं आता था। ऊपर टेढ़े मेढ़े 4 बड़े अक्षर लिखे थे, पॉइजन जोन, नो एंट्री। सुई फिंग के लोग जानते थे इस पत्थर के पीछे न जाने कितने सालों से एक पॉइजन स्वैम्प था। वो जगह बहुत खतरनाक थी, हमेशा बैंगनी हरे रंग की जहरीली धुंध से ढकी रहती थी। उनके जैसे क्यूई रिफाइनिंग फर्स्ट सेकंड लेवल वाले बेसिक मजदूर तो छोड़ो, इनर सेक्ट के लेट स्टेज वाले सीनियर डिसाइपल्स भी आसानी से अंदर नहीं जाते थे। कहते थे अंदर पॉइजन क्रिएचर्स बहुत कम होते थे, पर एक छोटी सी गलती सीधा जान ले लेती थी। एक बार इनर सेक्ट का एक एलिट एक रेयर पॉइजन बीस्ट का शिकार करते स्वैम्प में घुस गया और उसका पूरा शरीर भी नहीं मिला, सिर्फ स्वैम्प के किनारे कुछ काले अवशेष मिले। उसके बाद से ये जगह सेक्ट में हर किसी के लिए डेथ डोर बन गई थी। पर ई छेंगजो सामने उठती धुंध को देखकर आंखें चमक उठीं। दूसरे लोग डरते थे, यही तो उसे चाहिए था, ये एक्सक्लूसिव बिना कंपटीशन वाली प्रॉप। ई छेंगजो इतना बेवकूफ नहीं था कि सीधे बॉडी से रिस्क ले। मुड़कर घर की तरफ दौड़ा, चूल्हे से आधी जली हुई लकड़ी का कोयला निकाला, पत्थर से पीसकर पाउडर बनाया, बेडशीट का सबसे मोटा कपड़ा फाड़ा, पानी से भिगाया, कोयले के टुकड़े कपड़े के बीच में टाइट तरीके से बांध दिए। आखिर में एक खाली बांस की ट्यूब ढूंढी, उसे ब्रीदिंग पाइप के तौर पर लगाया। एक सिंपल होममेड पर असरदार गैस मास्क बनकर तैयार था। आधे घंटे बाद ये छेंगजू फिर से उस पत्थर के सामने खड़ा था। कपड़े का मास्क चेहरे पर लगाकर पीछे कसकर बांधा, ट्यूब मुंह में रखी, गहरी सांस ली। हवा कपड़े और कोयले से होकर गुजरी, थोड़ी जली हुई मिट्टी जैसी गंध आई, पर ज्यादातर जहरीली गैस फिल्टर हो गई। उसने बिना किसी डाउट के सीधा बैंगनी हरी जहरीली धुंध में कूद गया। जैसे ही वो अंदर गया, बाहर खुले गर्दन और बाजुओं पर फौरन बहुत सारी छोटी छोटी चुभन महसूस हुई, जैसे हजारों चींटियां स्किन काट रही हों। पहले से हार्डनेस प्रॉपर्टी वाली उसकी स्किन पर अजीब से हल्के निशान दिखने लगे। पॉइजन गैस उसके पोर्स में घुसने की कोशिश कर रही थी। ये चिंगजो ने फौरन अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कमांड दिया। पैनल में ठंडी नीली लाइट चमकी, लो ग्रेड मिक्स्ड पॉइजन डिटेक्ट हुआ। एब्जॉर्ब सक्सेसफुल, पॉइजन रेजिस्टेंस +1। उसने चुना ये पूरी बॉडी की स्किन और ब्लड में मर्ज हो जाए। चुभन का एहसास फौरन थोड़ा कम हो गया। उसने मुस्कुराते हुए ट्यूब को दांतों से कसकर पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। जितना अंदर जाता, धुंध उतनी गहरी होती जाती। आसपास के पेड़ सारे काले सूखे हो गए थे, उनकी नंगी शाखाओं पर चिपचिपा हरा लिक्विड लटका था। जमीन पर हर तरफ न जाने किस जानवर की सफेद हड्डियां पड़ी थी। पैनल पर नोटिफिकेशन लगातार चमकती रही, पॉइजन रेजिस्टेंस +1, +1, +2, बिना रुके। ये छेंगजो बिना थके एक वैक्यूम क्लीनर की तरह चलते चलते आसपास की हवा का सारा पॉइजन एब्जॉर्ब करता रहा। 1 घंटे बाद वो स्वैम्प के बाहरी हिस्से में पूरा एक चक्कर लगा चुका था। उसकी स्किन की चुभन पूरी तरह गायब हो गई थी। अब ये बाहरी पॉइजन गैस उसकी बॉडी पर लगते ही जैसे हल्की हवा का झोंका हो, उससे एक भी लाल निशान नहीं बनता। पैनल पर पॉइजन रेजिस्टेंस सीधा 1500 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। बाहरी हिस्से का पॉइजन ज्यादातर एब्जॉर्ब हो गया था। प्रॉपर्टी पॉइंट्स बढ़ने की स्पीड स्लो हो गई थी। ई छिंगजो ने नजर स्वैम्प के और गहरे हिस्से में डाली। वहां कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ बबल्स निकालता काला मड़पूल था। वो एक सूखी लकड़ी पर पैर रखकर सावधानी से एक बेसिन जितने बड़े मड़पूल के पास गया। अंदर बबल्स निकल रहे थे, बहुत तेज खराब खट्टी बदबू आ रही थी। एक भटका हुआ ग्रेफर वाला चूहा बगल से भागा, पैर फिसला और मडपुल में गिर गया। बस एक छोटी सी दर्द भरी चीख निकाली। सिर्फ 2-3 सेकंड में उसकी स्किन और हड्डियां सीधा एक काले पानी में बदल गईं, कुछ भी नहीं बचा। ये छेंगजो का सिर सुन्न हो गया, पर इससे वो डरा नहीं, बल्कि उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अगर ये एब्जॉर्ब करके अटैक के लिए यूज करूं तो क्यूई रिफाइनिंग 4th लेवल वाला झाओ ईशान किस चीज की गिनती में है? एक झटके में राख बन जाएगा। उसने सीधा हाथ से टच करने की हिम्मत नहीं की। एक सूखी टहनी उठाई, हल्के से मडपूल की सतह पर लगाई। टहनी जैसे ही मडपूल को टच करती, उसका निचला हिस्सा फौरन घुलने की आवाज करता, सफेद धुआं निकलता। ये छेंगजो ने फौरन एब्जॉर्ब कमांड दिया। पैनल चमका, हाई इंटेंसिटी करोजिव मटेरियल डिटेक्ट हुआ, एब्जॉर्ब सक्सेसफुल, करोजन +1। उसने चुना ये उसकी दोनों इंडेक्स फिंगर्स की हड्डी और स्किन में मर्ज हो जाए। उंगलियों में बहुत हल्की सी सुन्न करने वाली फीलिंग आई। उसने वो आधी बची टहनी फेंकी, सीधा दोनों हाथ मडपूल के ऊपर रखे और तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू किया। करोजन +1, +5, +10। टहनी जैसे फट गई। मडपूल का काला लिक्विड आंखों के सामने ही वो तेज खट्टी बदबू ही धीरे धीरे गायब हो गई। जब ये एक मडपूल पूरी तरह साफ होकर
नॉर्मल पानी के गड्ढे में बदल गया। तब तक ये चेंगझो का करोजन एट्रीब्यूट 2000 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। ये चेंगझो खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथों को देखा, उंगलियां एक अजीब हल्की हरी चमक दे रही थीं। उसने हाथ बढ़ाकर बगल में पड़े मुट्ठी जितने बड़े पत्थर पर हल्का सा टच किया। पत्थर की सतह से फौरन सफेद धुआं निकला और वो पिघलने लगा। कुछ सेकंड में एक बबल मारता ग्रे पानी बन गया। मुख्य चोटी की तरफ से कानों को फाड़ने वाली कांसे की घंटी की आवाज आई। ये आवाज बिना रुके गूंजती रही। पूरा सुई फेंग उत्साह से उबल पड़ा। आज सेक्ट का 3 साल में एक बार होने वाला आउटर सेक्ट ग्रैंड टूर्नामेंट था। ये वो इकलौता दिन था जब मजदूर खुलेआम काम छोड़कर फ्रंट माउंटेन में मजे ले सकते थे। नॉर्मल दिनों में मैनेजर्स के नीचे बैल जैसे दबे सारे मजदूर ग्रुप बनाकर फ्रंट गेट की तरफ भागे। ये चेंगझो, जल्दी चलो, लेट हो गए तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। आज इनर सेक्ट के एल्डर्स खुद देखने आएंगे और वो कोल्ड फेस शक कहलाने वाली शेन छिंगशुआंग सीनियर भी स्टेज पर आएगी। नहीं जा सकता। रात को जो काली ब्रेड खाई थी वो खराब थी। पेट अभी भी उल्टा पुल्टा हो रहा है। झो डाजुआंग ने गाली देते हुए आराम से पड़े रहो बोला और दौड़ता हुआ गायब हो गया। जब पूरा सुई फिंग खाली हो गया तो इछेंगझो के चेहरे का दर्द भरा एक्सप्रेशन फौरन गायब हो गया। एक झुंड क्यूई रिफाइनिंग मिड लेट स्टेज वाले छोटे लेवल के, क्या देखना उनको। अगर कोई गुस्सैल फाइटर आंखें लाल करके लड़े और स्वॉर्ड एनर्जी गलती से दर्शकों की तरफ चली जाए तो किसी कमजोर बंदे को हल्का सा छू जाए तो चोट, टकरा जाए तो जान चली जाए। ऐसे मजे लेना सिर्फ फालतू जान खतरे में डालना है। ये छेंगझो मुड़कर सीधा सुई फेंग के पीछे वाले टास्क हॉल की तरफ चला गया। अंदर बिल्कुल सुना था। बस एक आधे गंजे बूढ़े डिसाइपल टेबल पर सिर रखे झपकी ले रहे थे। सब लोग टूर्नामेंट देखने गए थे। ये छेंगझो आगे गया, टेबल हल्के से खटखटाई, बोला, मुझे आज का टास्क लेना है। आज पूरा आउटर सेक्ट छुट्टी पर है। तू टास्क लेने क्यों आया? मेरी टैलेंट कम है, कल्टीवेशन लेवल भी लो है। अगर ज्यादा मेहनत नहीं की तो अगले महीने का राशन भी कट सकता है। सोचा आज कोई नहीं है तो ज्यादा काम कर लो। वेस्ट स्टोरेज जाओ, चेक करो, उन पूरी तरह सड़े हुए बेकार धातु के टुकड़ों को साफ करके निकालो, फिर आकर बताना। यही उसका असली मकसद था। वेस्ट स्टोरेज सुई फिंग के सबसे अंधेरे कोने में एक बड़ी, हमेशा धूप ना देखने वाली चट्टान की गुफा थी। सेक्ट के हजारों डिसाइपल्स हर दिन फाइट और प्रैक्टिस में अनगिनत आर्टिफैक्ट्स तोड़ते थे जो पूरी तरह रिपेयर नहीं हो पाते। उन्हें यहाँ कचरे की तरफ फेंक दिया जाता। जंग लगा भारी आयरन गेट खोला। तेज जंग और सीलन की बदबू फौरन नाक में आई। गुफा के अंदर टूटी तलवारें, स्पीयर्स हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। पहाड़ जैसे ढेर बने हुए थे। ये एक बिना गार्ड वाला सुपर गोल्ड माउंटेन था। ये छिंगझो अंदर गया, गेट पीछे से बंद किया, फिर भी कम लगा तो बगल में पड़े सैकड़ों किलो वाले टूटे एल्केमिस्ट फर्नेस को गेट के पीछे लगाकर ब्लॉक कर दिया। पूरी तरह कंफर्म करने के बाद कि बाहर से कोई नहीं आ सकता, उसने अपनी कमर से वो जंग लगी स्टैंडर्ड आयरन सोर्ड निकाली। वो गेट के सबसे पास वाले कचरे के ढेर के पास गया, हाथ से एक टूटी हुई माउंटेन स्प्लिटिंग ब्लेड उठाई। पैनल फौरन सामने आया। डैमेज्ड फर्स्ट ग्रेड वेपन डिटेक्ट हुआ। एनर्जी एब्जॉर्ब सक्सेसफुल, शार्पनेस +1। यी छेंगझो ने फौरन ऑर्डर दिया, इसे हाथ की आयरन सोर्ड में अर्ज कर। वो आधी टूटी ब्लेड फौरन ग्रे वाइट आयरन पाउडर बनकर उंगलियों से फिसल गई, जबकि दूसरे हाथ में पकड़ी जंग लगी आयरन सोर्ड हल्की सी कांपी। बिना रुके दो हाथ सीधा उस कचरे के ढेर में डाले और बिना किसी लिमिट के तेजी से साफ करना शुरू कर दिया। पैनल का नोटिफिकेशन साउंड लगातार बजता रहा। शार्पनेस +3, टफनेस +2, शार्पनेस +1, टफनेस +5। हाथ जिस भी जगह से गुजरते हजारों टूटे आर्टिफैक्ट्स जैसे 1000 साल पुराने कमजोर फॉसिल हों टूटकर पाउडर बनकर गिरने लगे। ई छेंगझो जैसे एक इंसानी ब्लैक होल बनकर हजारों टूटे वेपन्स से बिना रुके शार्पनेस और टफनेस एब्जॉर्ब करता रहा। 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट स्टोरेज का कचरा पहाड़ आंखों के सामने तेजी से नीचे होता गया। जमीन पर मोटी आयरन डस्ट और इम्प्योरिटी की लेयर जम गई। जब उसने कोने में पड़ी आखिरी टूटी हुई ब्लैक आयरन शील्ड को राख बना लिया, तब आखिर में वो रुका। उसने जोर से सांस छोड़ी। पूरा माथा पसीने से भरा था पर माइंड पूरी तरह एक्साइटेड था। हजारों टूटे वेपन से उसने आखिरी बूंद तक सारी वैल्यू निकाल ली थी। शार्पनेस और टफनेस दोनों एट्रीब्यूट सीधा 30,000 पॉइंट्स तक बढ़ गए थे। ये छेंगझो ने नीचे अपने दाएं हाथ में पकड़ी जंग लगी स्टैंडर्ड आयरन सोर्ड को देखा। ब्लेड पर हल्की सी एक काली लाइन दिख रही थी जो रोशनी को भी काट सकती थी। ये टूटी हुई सोर्ड अब अपने ओरिजिनल क्वालिटी से बहुत ज्यादा शार्प हो गई थी। हल्का सा हिलाने पर भी हवा में एक बहुत हल्की सी गूंजती आवाज सुनाई दी। आउटर सेक्ट टास्क हॉल में
आज किसी को रोकने की कोशिश में एक आदमी टास्क बोर्ड के सामने ही गुस्से में खून तक उल्टी कर बैठा था। दो आउटर सेक्ट डिसाइपल्स आंखें लाल करके सोर्ड निकाल चुके थे। एक कोल्ड पॉन्ड गार्डिंग टास्क के लिए झगड़ रहे थे। वो टास्क न सिर्फ अच्छा रिवॉर्ड देता, बल्कि कोल्ड पॉन्ड के पास फ्री में आधे महीने तक घना स्पिरिट एनर्जी भी मिल जाता। बिल्कुल टॉप क्लास टास्क था। उनमें से एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया, ये टास्क मैंने पहले देखा था, ऊपर तो किसी का नाम लिखा भी नहीं, पहले उठाया तो किसका हक बनता है। दोनों गाली देते देते सोर्ड निकालकर सीधा लड़ने लगे। आसपास बड़ा घेरा बन गया। मजे लेने वालों का चिल्लाने और लड़ने की आवाज दूर तक गूंज रही थी। ये छिंगजो हाथ छुपाए गर्दन सिकोड़कर बिल्कुल पारदर्शी इंसान की तरह दीवार के सहारे टास्क हॉल के सबसे अंदरूनी कोने में पहुंच गया। उसने उन दो चोटों से भरे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को एक नजर भी नहीं डाली। 10 स्टोन सुनने में बढ़िया लगता है, पर जान बचाने के लिए काफी नहीं। अगर चोट लग गई तो ट्रीटमेंट का खर्च 10 स्टोन से कहीं ज्यादा होगा। वो आराम से सबसे कोने वाले टास्क बोर्ड के पास गया। बोर्ड पर मोटी धूल जमी थी। सारे टास्क दिन भर काम कराने वाले, बिना ज्यादा रिवॉर्ड वाले थे। उसकी नज़र गोबर उठाना, 20 पॉन्ड साफ करना से होते हुए आखिर में एक काले गंदे बोर्ड पर अटक गई, बैक माउंटेन स्टोन स्टेप्स रिपेयर करना। रिवॉर्ड सिर्फ 3 सेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, खाना भी नहीं मिलेगा। ये काम कोई कुत्ता भी ना करे। पीछे वाली पहाड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ हजारों लेवल लंबी, सालों से रिपेयर नहीं हुई। सारे बड़े ब्लू स्टोन स्लैब्स उठाना ही थकाने वाला काम था, और उसमें कोई फायदा भी नहीं था। पर ईछेंगझो को जैसे कोई बेहतरीन टेक्निक मिल गई हो। झपकी लेता हुआ डिसाइपल सिर उठाकर उसे देखा, हाथ का निशान लगाया, टूल्स की पट्टी दी और मुड़कर चला गया, डर के मारे कि कहीं ईछेंगझो मन बदल ना ले। आधे घंटे बाद ईछेंगझो पीछे वाले पहाड़, यहाँ सच में इंसानी आबादी से दूर कोई परिंदा भी नहीं था। मौत से ढकी टूटी फूटी सीढ़ियाँ ऊबड़ खाबड़ आधे पहाड़ की धुंध तक फैली हुई थीं। उसने आयरन हैमर और मिट्टी जमीन पर फेंकी। उन टूटे स्टोन स्लैब्स की बिल्कुल परवाह नहीं की। गहरी सांस ली, दोनों पैर हल्के फैलाए, दोनों हाथ सीधे बगल में खुली बड़ी माउंटेन रॉक वेन पर रख दिए। ये पीछे वाली पहाड़ी की लैंड वेन थी। पूरा पहाड़ करोड़ों सालों में जमी वो स्टेबल हैवी फोर्स से भरा हुआ था। पैनल फौरन सामने आया। बहुत बड़ी कंटिन्यूअस लैंड वेन फोर्स डिटेक्ट हुई। एब्जॉर्ब सक्सेसफुल। हैवीनेस +1। ये छिंगझो ने बिना सोचे ऑर्डर दिया, सब कुछ अपनी हड्डियों और मसल्स में मर्ज कर दे। एक ही पल में उसे अपनी दोनों टांगों में अचानक जैसे 100 किलो लेड पानी भर गया हो, ऐसा फील हुआ। पर पैर उठाकर देखा तो बॉडी अभी भी बिल्कुल लाइट थी। मूवमेंट पूरी तरह नॉर्मल था। वो हेवीनेस फोर्स इंटरनल थी। स्पीड स्लो नहीं करती, बस उसका लोअर बॉडी जैसे चट्टान में जड़ें फैलाए पुराने पेड़ जैसा बहुत स्टेबल बना देती थी। ये छेंगजो ने काम शुरू किया। एक हाथ से सैकड़ों किलो वाले टूटे ब्लूस्टोन स्लैब टोफू जैसे आसानी से खींचकर फेंक देता। दूसरा हाथ हमेशा जमीन या चट्टान से टच रहता, एब्जॉर्बिंग जारी रहता। हेवीनेस +5 +10 +20 पैनल का नोटिफिकेशन बीन्स जैसे तेजी से फ्लैश होता रहा। जो स्लैब दूसरे लोगों को 3-4 लोग मिलकर उठाते, वो एक हाथ से सीधा उठाकर एक किक से ठीक स्टेप्स के गैप में फिट कर देता। पर उसे स्टेप्स कितनी तेजी से बन रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं था। उसका पूरा ध्यान बस तेजी से बढ़ते एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर था। एक दिन, 2 दिन, ये छिंगझू भूख लगती तो साथ रखी सख्त ब्रेड के कुछ बाइट लेता, प्यास लगती तो पहाड़ी पानी पीता, थकता तो सीधा स्टेप्स पर ही लेट जाता। पीछे की पहाड़ी की लैंड वेन फोर्स जैसे खत्म ही नहीं होती थी। ये कंटिन्यूअस फ्री एट्रीब्यूट मिलने की ये एडिक्शन उसे जुआरी जैसा रुकने नहीं देती थी। उसकी हड्डियों की गहराई से हल्की क्रैकिंग आवाजें आने लगी। पहले से हार्डनेस वाली स्किन के नीचे हल्की, स्टेबल, डार्क येलो ग्लो दिखने लगी। बॉडी डेंसिटी बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही थी। तीसरे दिन शाम को सूरज ढलते वक्त ये छेंगजोउ ने आखिरी स्लैब पैर से फिट किया। बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ। वो सीधा खड़ा हुआ, मुंह से मिट्टी जैसी गंध वाली सफेद सांस छोड़ी। पहले की टूटी हुई हजारों स्टेप्स वाली सीढ़ी अब उसने अकेले बिल्कुल बराबर बना दी थी। पर उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग पैनल का अभी का डेटा था। हेवेनेस एट्रीब्यूट पूरा 10,000 पॉइंट्स। ये छेंगजो ने मुट्ठी बंद की, फील किया जैसे वो खुद एक्सट्रीम लेवल पर कॉम्प्रेस्ड इंसानी पहाड़ बन गया हो। उसने नीचे अपने पैरों के नीचे ब्लूस्टोन स्लैब देखा, सोचा 10,000 पॉइंट्स हेवेनेस मेरी बॉडी पर असल में कैसा फील होता है। हल्का सा कूदा, पूरी पीछे वाली पहाड़ी की जमीन जोर से कांप गई। एक भारी आवाज आई। आसपास के जंगल से परिंदे डर के मारे उड़ने लगे। ये छेंगजो ने फौरन अपनी फोर्स वापस खींची, उस 10,000 पॉइंट हैवीनेस को जबरदस्ती हड्डियों की गहराई में दबाया। अभी वह अगर किसी ने देख लिया होता तो जरूर उसे कोई ट्रांसफॉर्म डेमन बीस्ट समझकर पकड़कर चीर फाड़ करके रिसर्च करते। उसने फौरन झाड़ू उठाई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो दिखाते हुए
पीछे की एक और सुनसान पेड़ों वाली गली में चला गया आज का डेली स्वीपिंग टास्क शुरू करने के लिए। अभी स्टेप्स बनाने की आवाज़ थोड़ी तेज थी। जल्दी से कुछ छोटा काम कर लूं। ध्यान भटकाने के लिए झाड़ू लगाते लगाते आधे घंटे भी नहीं हुए कि बगल वाली झाड़ियों से अचानक भारी हांफने की आवाज़ आई, फिर टहनियों के टूटने की आवाज़। ये छेंगजो का कान फड़का, हाथ की झाड़ू फौरन रुक गई। एक पूरी तरह खून से भरा आदमी बगल से लुढ़कता हुआ निकला, सीधा ये छेंगजो के साफ किए हुए ब्लूस्टोन स्लैब पर गिरा। जमीन का बड़ा हिस्सा खून से लाल हो गया। ये छेंगजो ने ध्यान से देखा, यह आदमी एक खास सफेद पीले रंग ये इनरसेक्ट डिसाइपल्स की खास ड्रेस थी, पर अभी ये रोब पूरी तरह कपड़े के टुकड़ों में फट गई थी। सीने पर एक गहरा कट था, बाएं हाथ जड़ से टूटा हुआ था, घाव से अजीब काली एनर्जी निकल रही थी। इतना घायल होकर भी अभी तक जिंदा था, बॉडी सच में मजबूत थी। वो इनरसेक्ट डिसाइपल मुश्किल से सिर उठाया, मिट्टी से भरे पानी जैसे चमकते आंखों से झाड़ू पकड़े ये छिंगझो को सीधा घूरने लगा। कांपते हुए उसने अपने कपड़ों से काले खून से सना एक स्वॉर्ड टैलिस्मैन और एक स्टोरेज रिंग निकाली। गले से टूटी हुई आवाज में बोला, जल्दी ये चीजें लो, फ्रंट माउंटेन जाकर फायर एलिमेंट हॉल के फांग एल्डर को बताओ, कहना गद्दार है, बस ये मैसेज पहुंचा दो। रिंग के अंदर के स्पिरिट स्टोन और पिल्स सब तुम्हारे। फांग एल्डर तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा, इनर सेक्ट में भी भेज देगा, बहुत अमीर बन जाओगे। ई छेंगझू वहीं खड़ा रहा, पलक भी नहीं झपकाई। उस चमकती स्टोरेज रिंग को देखकर उसके दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। अगर कोई नया फ्रेश डिसाइपल होता तो जरूर एक्साइटेड होकर हाथ कांपते हुए वो रिंग लेकर हीरो बनने दौड़ता। एक क्यूई रिफाइनिंग लेट स्टेज से कम का इनर सेक्ट डिसाइपल इस हाल में काटा गया। जिसने उसे मारा वो कितना खतरनाक होगा, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल या उससे भी ऊपर। वो एक छोटा सा मजदूर इनर सेक्ट के बड़े लोगों की पावर पॉलिटिक्स या रिवेंज किलिंग में फंस जाए, ये सीधा जान से हाथ धोना है। वो स्वॉर्ड टेलिस्मैन खुद एक डेथ वारंट था, और वो स्टोरेज रिंग पर शायद स्पिरिचुअल मार्क या ट्रैकिंग मेथड भी हो। जो भी उठाएगा मरेगा। ऐसे बड़े सेक्ट के इनर सेक्ट डिसाइपल्स के पास अक्सर उनकी सोल लैम्प सेक्ट में रखी होती है। अगर कोई मारा जाए तो मरने से पहले जो आखिरी चीज़ देखी या किलर की एनर्जी सिग्नेचर ज़्यादातर वापस उस सोल लैम्प में पहुंच जाती है। थोड़े से टूटे आर्टिफैक्ट्स के लिए इतना बड़ा खतरा लेना सीधा बेवकूफ़ी है। ये चैंगजो ने एक शब्द भी नहीं बोला, सांस की रिदम भी नहीं बदली। उसने ना उठकर बंदे को बचाया, ना ही उल्टा उसका नुकसान किया। वो सीधा एक कदम पीछे गया, झाड़ू कसकर पकड़ी। वो इनर सेक्ट डिसाइपल ये छेंगजो को पीछे जाते देख घबराकर फिर से काला खून थूका, चिल्लाते हुए बोला, जल्दी पकड़ो। ये छेंगजो ने बिल्कुल इग्नोर किया, मुड़कर बिना रुके चल दिया। साथ ही बहुत प्रोफेशनल तरीके से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उसने झाड़ू को अपने पीछे हटने के रास्ते पर चलाया, जमीन पर पड़े सूखे पत्ते और मिट्टी को लेयर दर लेयर बहाते हुए अपने अभी खड़े होने की जगह के फुटप्रिंट्स को परफेक्टली ढक दिया। झाड़ू की जमीन से रगड़ने वाली आवाज इस अंधेरे जंगल में बहुत अजीब लग रही थी। वो इनर सेक्ट डिसाइपल हताश होकर उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ये छिंगझो ने बिल्कुल अनसुना कर दिया, गाली देनी है दे दे, जो मन करे बोल, गाली से मेरा कुछ नहीं घटेगा। वो रास्ता बदलते बगल की घनी झाड़ियों की तरफ पीछे जाता रहा और साथ ही तेजी से अपने निशान मिटाता रहा, यहाँ तक कि एक टूटी हुई घास भी झाड़ू के हैंडल से वापस सही जगह कर दी। कोई भी अजीब निशान नहीं छोड़ा। करीब 10 मीटर पीछे जाकर ये छेंगझो सीधा झुककर बगल की आधे इंसान जितनी ऊंची घास में छुप गया। उसने वो 10,000 पॉइंट वाली हेवीनेस फोर्स थोड़ी सी रिलीज की, अपने हार्ट बीट और ब्लड फ्लो की स्पीड को दबाने के लिए। पूरा शरीर मिट्टी में बैठा, सांस इतनी दबी हुई थी जैसे एक ठंडा शांत पत्थर हो। ये छेंगझो छुपे अभी 10 सांस भी नहीं हुई थी कि 3 काले कपड़े वाले लोग जैसे भूत हों आसमान से उतरे और उस इनर सेक्ट डिसाइपल के पास उतर गए। एक तेज खतरनाक एनर्जी फौरन उस एरिया को घेर गई। हवा का टेम्परेचर भी जैसे कुछ डिग्री कम हो गया हो। पीछा करने वाले काले कपड़े वाले स्पॉट पर आए, चारों तरफ देखा, पर बिल्कुल भी 10 मीटर दूर घास में बिना हिले बैठे ये छिंगझो को नोटिस नहीं किया। वो 3 काले कपड़े वाले काफी देर तक सर्च करते रहे, पर सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल की बॉडी और जमीन पर बिखरे काले पत्ते के अलावा कुछ नहीं मिला। चीज इस बंदे के पास नहीं है। क्या रास्ते में किसी मॉन्स्टर ने उठा ली? कुछ काले कपड़े वालों ने तेजी से एक पाउडर डाला, तेज बदबू वाला पीला धुआं उठा, जमीन की बॉडी काले पानी में बदल गई। तीनों एक झटके में जंगल की गहराई में गायब हो गए। ई छेंगझो 10 मीटर दूर घास में बिल्कुल बिना हिले बैठा रहा। वो जल्दी बाहर नहीं आया,
बल्कि उसी घास में पूरा 1 घंटा और बैठा रहा, जब तक आसमान पूरी तरह काला नहीं हो गया और पीछे की पहाड़ी से परिंदे की आवाज़ भी बंद नहीं हो गई। तब वो धीरे से उठा, कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ी। सोचा, इंसेक्ट वालों के हाथ सच में बहुत खतरनाक है। झाड़ू उठाकर सुनसान रास्ते से तेजी से अपने टूटे घर वापस आ गया। दरवाज़ा बंद किया, टेबल भी दरवाजे के पीछे लगा दी। दिन में हुई घटना उसके लिए एक बड़ी वार्निंग थी। सेक्ट में चीज़ें दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक हो रही थी। इनर सेक्ट के डिसाइपल्स भी पीछे वाली पहाड़ी पर खुलेआम हत्या करके सबूत मिटा रहे थे। अगर कभी ये खतरनाक लोग सुई फेंग आ गए तो उसके इस टूटे घर में एक स्वॉर्ड एनर्जी भी रोकना मुश्किल होगा। जमीन के नीचे वो 3 मीटर का गड्ढा बस उन्हीं के लिए है जो खुद घर में आकर गिरे। पर अगर सामने वाला बाहर से ही आग लगा दे या कोई स्पेल मारकर पूरा घर गिरा दे तो खुद गड्ढे के साथ ही जिंदा दफन हो जाऊंगा। इस घर को मजबूत बनाना जरूरी है, बहुत मजबूत। ये छेंगजो ने फौरन काम शुरू किया। बेड के नीचे से सारे टूटे जार बाहर निकाले जिनमें वेस्ट स्टोरेज में उन टूटे आर्टिफैक्ट से एब्जॉर्ब करने के बाद बचा हुआ ग्रे वाइट मेटल पाउडर रेसिड्यू भरा था। ये बचा हुआ रेसिड्यू भले ही शार्पनेस और टफनेस खो चुका था, पर इसका मटेरियल अब भी गोल्ड आयरन या उससे भी ऊंची क्वालिटी का था। फॉर्मेशन बनाने के लिए परफेक्ट था। उसने एक टूटा हुआ कटोरा निकाला, आधा कटोरा पानी भरा, सारा मेटल पाउडर डाल दिया, फिर अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें भी मिलाई। कंडक्टर के तौर पर चॉपस्टिक से जोर जोर से मिलाया। जल्दी ही एक गाढ़ा ब्लैक मड जैसा स्पेशल फॉर्मेशन बन गया। ई छेंगजो को ज्यादा हाई लेवल फॉर्मेशन नहीं पता थी, बस वो टूटी हुई बेसिक किताब जो सुई फेंग में मिली थी उसमें एक था चावल के स्टोर में चूहों से बचाने के लिए वॉल स्ट्रेंथनिंग फॉर्मेशन और दूसरा टॉयलेट या किचन के लिए हाइड सेंट फॉर्मेशन। नॉर्मल दिनों में कोई इन दोनों फॉर्मेशंस को सीरियसली नहीं लेता, पावर बहुत कम होती थी। पर ये छेंगजो को क्वालिटी की फिक्र नहीं थी, क्वांटिटी से पूरा कर लेगा। वो नीचे झुका, चॉपस्टिक डुबाकर घर के फ्लोर के पीछे वाली साइड पर एक एक लाइन से वॉल स्ट्रेंथनिंग फॉर्मेशन का पैटर्न बनाने लगा। ये फॉर्मेशन डिज़ाइन बहुत सिंपल था, कुछ अंदर अंदर फिट होने वाले गोले और 12 रेडियल लाइंस सबसे बेवकूफ़ मजदूर भी देखकर बना सकता था। पर ये छेंगजो पहला बनाने के बाद नहीं रुका। उसने पहले वॉल स्ट्रेंथनिंग फॉर्मेशन के बगल में ही दूसरा बनाया, फिर तीसरा, चौथा। उसने पूरा फ्लोर पलट दिया, पीछे की साइड पर पूरी तरह वॉल स्ट्रेंथनिंग फॉर्मेशन से भर दिया। टोटल पूरे 50 सबसे लो लेवल फॉर्मेशंस एक ही वुडन बोर्ड पर लेयर्ड। सिंगल फॉर्मेशन की डिफेंस पावर ज्यादा से ज्यादा एक हल्की आयरन शीट जैसी होती थी, पर वो 50 अगर साथ में लगाएं तो जैसे 50 लेयर्स आयरन शीट उस वुडन बोर्ड पर वेल्ड हो गई हों। फ्लोर खत्म करने के बाद उसने दीवारों पर शुरू किया। 4 दीवारों के सारे वुडन बोर्ड एक एक करके उतारे, पीछे की साइड पर वॉल स्ट्रेंथनिंग फॉर्मेशन से भरा, फिर वापस लगाया। बाहर से देखो तो ये टूटा घर अभी भी वही गिरने वाली हालत में लगता था, पर अंदर से हर 1 इंच वुड के पीछे घना ब्लैक लाइंस वाला फॉर्मेशन था, अंधेरे में हल्की सी चमक देता हुआ। उसके बाद उसने दरवाजे की थ्रेशहोल्ड और विंडो फ्रेम के पीछे हाइट्स एंड फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। वही प्रोसेस, वैसे ही पागलपन भरी मेहनत हर जगह। 50 हाइट्स एंड फॉर्मेशंस लेयर्ड। सब बनाने के बाद पूरा घर जैसे एक इनविजिबल शील्ड से ढका हुआ बन गया। बाहर से कोई गुजरे तो अंदर किसी की सांस तक फील नहीं होगी। ये छेंगजो ने आखिरी लाइन खींची, सीधा खड़ा हुआ, अपने काम को देखकर खुश होकर सिर हिलाया। बाहर से देखो तो ये घर अभी भी सुई फेंग का सबसे टूटा, सबसे बेकार, सबसे अनदेखा शेड था। हवा चलते ही चरचराने लगता। दरवाजे के पैनल में ऐसी दरार थी जिससे एक हाथ भी घुस सके। पर असल में ये घर अभी एक छोटे फोर्ट जैसा डिफेंस रखता था। 50 लेयर्स वॉल स्ट्रेंथनिंग फॉर्मेशन वाली दीवार, फाउंडेशन लेट स्टेज वाला कोई फुल फोर्स किक मारे तो भी सिर्फ चिंगारी निकलेगी। नीचे 3 मीटर का गड्ढा, कोई भी घुसा वापस नहीं जा सकता। 50 लेयर्स हाइट सेंट फॉर्मेशन अंदर की हर सांस पूरी तरह छुपा देता। ये छेंगजो ने वुडन बोर्ड बेड की जगह पर वापस रख दिया, ऊपर बेडशीट बिछाई। बाहर से देखो तो ये बिल्कुल नॉर्मल टूटा हुआ बेड लगता। किसी को पता नहीं चलेगा कि बेड के नीचे 3 मीटर का जान लेने वाला गड्ढा है जिसके अंदर खतरनाक जहर वाले कांटे लगे हैं। इस इंसान खाने वाली कल्टीवेशन दुनिया में जिंदा रहना है तो खुद को दांतों तक आर्म्ड करना होगा। बाहर से वो सुई फेम का सबसे अनदेखा पारदर्शी इंसान था, पर अंदर से उसका टूटा घर अब एक ऐसी मीट ग्राइंडर बन गया था जिसमें घुसने वालों का कोई वापसी नहीं था। जब तक उसका छुपाव एक्सपोज नहीं होता, पैनल उसे लगातार नए नए एट्रीब्यूट्स देता रहेगा। जिस दिन उसके एट्रीब्यूट्स गोल्डन एलिक्सर लेवल वाले को भी हरा सकते हैं, उस दिन वो असल में अपने दांत दिखाएगा। उससे पहले वो ये चेंज हो सुई फेंग का सबसे सीधा साधा, सबसे बेकार, सबसे बिना पहचान वाला खारा मछली ही रहेगा। कोई उसे आगे नहीं आने देगा,
कोई उसे रिस्क नहीं लेने देगा। उसने करवट ली, कंबल कसकर लपेटा, 50 लेयर्स वॉल स्ट्रेंथनिंग और हाइट्स एंड फॉर्मेशन की मोटी सुरक्षा में गहरी नींद सो गया। बाहर चांद की रोशनी दरवाजे की दरार से अंदर आकर उसके शांत चेहरे पर पड़ रही थी। सुई फेंग की रात हमेशा जैसी शांत थी। किसी को नहीं पता था इस सबसे टूटे घर में एक बिना आवाज के ताकतवर बनता हुआ मॉन्स्टर सो रहा है। किसी को नहीं पता था वो हर रोज झाड़ू और कुल्हाड़ी चलाने वाला कमजोर मजदूर अब क्यूई रिफाइनिंग के पीक वाले स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को भी कुचलने वाले खतरनाक एट्रीब्यूट से भरा हुआ है। और ये बस शुरुआत थी। वॉल स्ट्रेंथनिंग फॉर्मेशन के ऊपर हाइट्स एंड फॉर्मेशन, बड़े फॉर्मेशन के अंदर छोटा फॉर्मेशन बड़े फॉर्मेशन से जुड़ा। 1 घंटा बीता, दीवार पर लगे फॉर्मेशंस 10 लेयर्स तक पहुंच गए। घर के अंदर की सीलन की बदबू पूरी तरह गायब हो गई थी, यहां तक कि उसकी अंदर की तेज सांस की आवाज भी इस दरवाजे के बाहर बिल्कुल नहीं जा रही थी। पर यह काफी नहीं था। ये छेंगझू टूटा कटोरा पकड़े इंक लगाता रहा। 20 लेयर्स, 30 लेयर्स, 40 लेयर्स। पसीना जौ से नीचे बहता रहा। कलाई थककर कांप रही थी, पर आंखों में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। वो स्पेशल मेटल इंक फॉर्मेशन की पावर से गहराई तक वुडन बोर्ड के हर एक फाइबर में घुसता जा रहा था। नॉर्मल सड़ी हुई लकड़ी एक अजीब मिस्टीरियस चेंज से गुजर रही थी। जब तक सुबह होने को थी उसने आखिरी लाइन पूरी कर ली। पूरे 50 लेयर्स, वॉल स्ट्रेंथनिंग और हाइट सेंट फॉर्मेशन एक दूसरे में मिलते हुए इस 10 वर्ग मीटर के टूटे घर पर कसकर लॉक हो गए। ये छेंगझो ने ब्रश फेंका, जमीन पर बैठ गया, जोर से सांस ली। उसने ऊपर देखा। घर बाहर से अभी भी वही हवा से गिरने वाली हालत में दिख रहा था। दीवार पर फॉर्मेशन का कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। हाइट्स एंड फॉर्मेशन ने सारी स्पिरिट एनर्जी की हलचल को पूरी तरह छुपा दिया था। ये छेंगझू खड़ा हुआ, दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास गया, गहरी सांस ली, अपनी टांगों की हेवीनेस प्रॉपर्टी और दोनों हाथों की हार्डनेस प्रॉपर्टी फौरन एक्टिवेट की। वो 10,000 पॉइंट हेवीनेस और हजारों पॉइंट हार्डनेस वाला मॉन्स्टर बन चुका था। ये एक पंच पीछे वाली पहाड़ी के हजारों किलो वाले ब्लूस्टोन स्लैब को भी पाउडर बना सकता था। उसने जोर से कमर घुमाई, राइट हैंड से तेज हवा काटने वाली आवाज के साथ दीवार पर जोरदार पंच मारी। घर बाहर से गिरने जैसा दिख रहा था, पर उसका फुल फोर्स पंच वुडन बोर्ड पर ना एक भी लकड़ी का टुकड़ा गिरा। ई छेंगझो ने हल्का सुन्न हाथ रगड़ा। ये टूटा घर अभी इनर सेक्ट एल्डर के डिफेंस ट्रेजर से भी 3 गुना सख्त लग रहा है। इन सालों में धीरे धीरे हर महीने बचत करते हुए ई छेंगझो ने करीब 10-12 स्टोन जमा किए थे। ये पैसे सेक्ट के असली ट्रेजर पैवेलियन में सबसे लो ग्रेड आर्टिफैक्ट की हैंडल भी नहीं खरीद सकते। बस फैंग्स आउटर मार्केट के स्ट्रीट स्टॉल्स में किस्मत आजमा सकते थे। तियानशुआन सेक्ट का फैंग्स मार्केट फ्रंट और बैक माउंटेन के बीच वाली एक बड़ी घाटी में बना था। ई छेंगझो ने सबसे पुराने ग्रे कपड़े वाली मजदूर ड्रेस पहनी, बाल उलझाए, सिर झुकाकर भीड़ में मिलकर फैंग्स मार्केट की स्ट्रीट पर चल दिया। दोनों तरफ शानदार दुकानें थीं। दरवाजे पर सुंदर फीमेल कल्टीवेटर्स ग्राहकों को बुला रही थीं। उसने आंख भी नहीं उठाई, सीधा मेन स्ट्रीट से होकर फैंग्स मार्केट के सबसे गहरे, सबसे गंदे सेकंड हैंड मार्केट में घुस गया। यहाँ दोनों तरफ कुछ पुराने कपड़े बिछे थे, ऊपर बेतरतीब चीजें रखी थीं, टूटी हुई फ्लाइंग सोर्ड्स, काली अनजान हर्ब्स, यहाँ तक कि मिट्टी से सने मॉन्स्टर की हड्डियां भी। ज्यादातर स्टॉल वाले या तो आउटर सेक्ट के बेकार बूढ़े डिसाइपल्स थे या पैसों की जरूरत वाले लो लेवल डिसाइपल्स। हर जगह धोखाधड़ी और झूठ था। कोई चिल्लाता एंशिएंट कल्टीवेटर के केव से अभी निकाली गई टूटी हुई ट्रेजर, सिर्फ 50 लोग ग्रेड स्टोन में। कोई बोलता सेकंड स्टेज बीस्ट के दांत ट्रेनिंग के लिए टॉप क्लास मटेरियल। ये छेंगझो इन चीजों को पहले ही स्पिरिट स्टोन से कई बार चेक किया जा चुका था। सच में अच्छी चीज होती तो उस तक पहुंचती नहीं, और ज्यादा प्राइस वाली चीज ना खरीद सकता, ना अटेंशन खींचना चाहता। वो सीधा उन स्टॉल्स की तरफ गया जहां बेकार पत्थर और टूटा फूटा मेटल बिकता था, जहां खुद स्टॉल वाले को भी नहीं पता क्या बेच रहा है। आधे घंटे से ज्यादा घूमने के बाद ये छेंगझो एक कोने के टूटे चटाई वाले स्टॉल के सामने रुका। स्टॉल वाला एक बंदर जैसा पतला आउटर सेक्ट का बूढ़ा डिसाइपल था, दीवार के सहारे झपकी ले रहा था। चटाई पर कुछ जंग लगे आयरन पीसेस रखे थे, कुछ बेकार बने हुए तालिस्मान, सब बेकार सामान। ये छेंगझो नीचे झुका हाथ से उन आयरन पीसेस को इधर उधर किया, फिर बिना ध्यान दिए जैसे उसकी नज़र चटाई के कोने में कपड़े के कोने को दबाने के लिए रखे एक काले डले पर पड़ी। ये चीज सिर्फ मुट्ठी जितनी थी, काली, सतह पर ढेर सारे गड्ढे।
बिल्कुल कोई स्पिरिट एनर्जी हलचल नहीं, देखने में जैसे आर्टिफैक्ट फर्नेस से निकला हुआ वेस्ट हो। पर जब वो पास आया तभी उसके दिमाग की गहराई में एट्रीब्यूट एब्जॉर्ब पैनल बहुत रेयरली हल्का सा कांपा। इसका मतलब इस वेस्ट के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसमें पैनल को भी इंटरेस्ट है। ये छिंगझो ने उठाया। स्टॉल वाला उसकी मजदूर ड्रेस देखकर आलस से बोला, 5 स्टोन। ये छिंगझो ने वो आयरन पीस चटाई पर फेंका। इतना महंगा। स्टॉल वाला फौरन सीधा बैठा, 3 स्टोन तक कम किया। ये छिंगझो रुका, सांस लेकर, ठीक है, 3 ही ठीक है, पर मेरी एक आदत है, चीज़ खरीदते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेता हूँ, बोलकर बहुत नेचुरल तरीके से हाथ बढ़ाकर उस कपड़े का कोना दबाने वाले काले डले को उठा लिया। हाथ में 2 बार उछाला। थोड़ा भारी, ठंडा सा है, ये पत्थर भी मेरा हो गया। घर ले जाकर उस टूटे पैर वाले बेड में फौरन 3 स्टोन निकाले, स्टॉल वाले के हाथ में रख दिए। काला डला और आयरन पीस पकड़कर मुड़कर भीड़ में गया। स्टॉल वाला एक पल रुका, हाथ का स्टोन देखा, फिर ये छेंगजो के जाने की दिशा देखी, हंस गया। सोचा कोई बेवकूफ़ है, एक नॉर्मल टूटे आयरन ओर के टुकड़े को ट्रेजर समझ कर ले गया। आधे घंटे बाद ये छेंगजो उस मजबूत टूटे घर वापस आ गया। दरवाज़ा लॉक किया, खिड़की बंद की, बेड पर क्रॉस लेग बैठा, वो जंग लगे आयरन पीसेस बगल में फेंके, दोनों हाथों में वो काला डला पकड़ा, गहरी सांस ली, दिमाग में एब्जॉर्ब कमांड दिया। पैनल फौरन नीला चमकता प्रकाश दिखाया। हाई प्योरिटी एंशियंट रून रेसिड्यू डिटेक्ट हुआ, इम्प्योरिटी फिल्टर हो रही है। काले डले की सतह पर फौरन ढेर सारी बारीक दरारें बननी शुरू हुई। एक एक लेयर ब्लैक स्किन, सूखी मिट्टी जैसे छिलकर पाउडर बनकर उंगलियों के बीच से बहने लगी। 3 सांस से भी कम वक्त में पहले वाला मुट्ठी जितना ब्लैक डला सिर्फ एक नाखून जितने हल्के चमकते ऑब्जेक्ट में बदल गया। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइक्रो फॉर्मेशन डायग्राम जैसा उलझा हुआ ब्लड रेड रून था। हाथ की हथेली से आधे इंच ऊपर फ्लोट कर रहा था, एक डरावना खतरनाक एनर्जी छोड़ता हुआ। पैनल पर एब्जॉर्ब सक्सेसफुल स्पेशल रेयर ट्रेट मिला, रिफ्लेक्ट रून इफेक्ट, फिजिकल या स्पेल अटैक झेलने पर एब्जॉर्ब किया डैमेज 100%, फौरन अटैकर को वापस भेज दिया जाएगा। ये छेंगझो ने ठंडी सांस ली, आंखें फौरन गोल हो गई। 100% रिफ्लेक्ट डैमेज, मतलब अगर सामने वाला एक झटके में उसे मार नहीं पाया तो भले ही वो फाउंडेशन लेवल कल्टीवेटर हो, उसे अपनी ही उतनी ताकत की चोट खुद वापस। उसकी 10,000 पॉइंट हेवीनेस और हज़ारों पॉइंट हार्डनेस वाली कछुए जैसी बॉडी के साथ जो भी उसे मारेगा खुद बुरा फंसेगा। पैनल ने पूछा, मर्ज करने की जगह चुने। ई छेंगझू ने अपना पुराना ग्रे कपड़े का कोट हटाया, अंदर से एक पुराना धोते धोते सफ़ेद हो गया पैच लगा, खुरदुरा टाइट इनर आर्मर निकला। ये वो था जो उसने सेक्ट में आने के शुरुआती दिनों में किसी से सेकंड हैंड में बदला था। बिना सोचे उसने रिफ्लेक्ट रून को सीधा उस इनर आर्मर में मर्ज कर दिया। आर्मर की सतह पर हल्की डार्क रेड चमक उठी, फिर गायब हो गई। फिर से वही टूटा फूटा गरीब वाला लुक वापस आ गया। अगले दिन सुबह यी छेंगझो हमेशा जैसे खेत में पानी देने गया। सूरज तेज था, गर्मी बहुत थी, हवा भी नहीं चल रही थी। कुछ मजदूर झुककर खेत में कीड़े पकड़ रहे थे। झो डाजुआंग बगल वाले खेत में पसीना पोंछते हुए धीरे से झाओ टीशान को गाली दे रहा था। बोला, उसने फिर हमारी पेस्टिसाइड दवा काट ली। तभी पीछे वाली पहाड़ी की गहराई से एक बहुत भारी सायरन जैसी आवाज़ आई, बहुत तेज, कानों को चीरने वाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बिल्कुल नॉर्मल डिसाइपल्स को बुलाने वाली, कांसे की घंटी जैसी नहीं थी। ये छेंगजो के हाथ की लकड़ी की कुप्पी हल्की सी रुकी। उसने सिर उठाया, तभी जमीन कांपने लगी। पहली बार में बस हल्की सी कंपन थी। बकेट के पानी में लहरें बनने लगी, पर बस कुछ सांसों में ही कंपन। क्या ये अर्थ ड्रैगन पलट गया? एक तेज नजर वाला मजदूर अचानक चिल्लाया। सुई फींग के बाहरी 2 इंसान जितनी ऊंची मोटी आयरन वुड वाली फेंस जो डिफेंस के लिए बनी थी, कागज जैसे एक झटके में टूट गई। लकड़ी के टुकड़े हवा में 10-12 छोटे बछड़े जैसे बड़े, खून लाल आंखों वाले जंगली जानवर एक तेज खून जैसी बदबू के साथ सीधा मजदूर के एरिया में घुस आए। पूरा खेत फौरन अफरा तफरी में बदल गया। ये नॉर्मल दिनों में सेट की गाड़ियां खींचने वाले लो ग्रेड स्पिरिट बीस्ट्स थे, पर अभी सब बिल्कुल पागल हो चुके थे। सबसे आगे कुछ फर्स्ट ग्रेड लो क्वालिटी स्टील फैंग पिक्स थे, पूरे शरीर पर काले सख्त बाल, दांत खंजर से भी लंबे, सिर झुकाए, जो भी सामने आए उसे टक्कर मार देते। एक धीरे भागने वाला बूढ़ा मजदूर चीख भी नहीं निकाल पाया, सीधा एक स्टील फैन पिक की कमर पर लगी टक्कर से जोर से गिर पड़ा। बाकी मजदूर पूरी तरह टूट गए। उनका हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल क्यूई रिफाइनिंग सेकंड थर्ड लेवल से ज़्यादा था।
ना कोई ढंग का अटैक स्पेल जानते थे हाथ में, बस कोदाल और हंसिया थी। इन पागल मॉन्स्टर्स के सामने ये बिल्कुल एक तरफा हमला था। पूरी जगह एक झटके में अफरा तफरी बदल गई। कोई पहाड़ की तरफ भागा, कोई घर में छुपा, कोई डर के मारे पैर कमजोर होकर जमीन पर बैठ गया। ये छेंगझो वहीं खड़ा रहा, माथे पर सिकुड़न लाई। उसने नहीं भागा। इस अफरा तफरी में चार पैर वाले जानवरों को अपनी पीठ दिखाना सीधा मरने को बुलाना था। दो पैर, चार पैर से कभी तेज नहीं भाग सकते, पर वो ये भी नहीं कर सकता था कि सामने आकर लड़े। इन लो ग्रेड मॉन्स्टर्स को वो पेपर टाइगर्स जैसा समझता था। एक पंच से स्टील फैंग पिक को उड़ा सकता था, पर उसके बाद सेक्ट के स्पिरिट बीस्ट्स का इस तरह पागल होना बहुत बड़ी बात थी। शायद आसमान में कोई इनर सेक्ट एल्डर फ्लाइंग सोर्ड पर खड़े स्पिरिट सेंस से नीचे सब चेक कर रहा हो। वो एक छोटा क्यूई रिफाइनिंग फर्स्ट लेवल वाला बेसिक मजदूर एक पंच से फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट बीस्ट को मार दे। ये सीन अगर हाई अप्स ने देख लिया तो कल ही उसे डिसेक्शन टेबल पर बांध दें। न लड़ सकता था, न भाग सकता था। ये छेंगझो की नज़र तेजी से चारों तरफ घूमी। थोड़ी दूर कुछ क्रैक वॉल्व्स ने कुछ भागते मजदूरों को गिरा दिया था। फौरन खतरनाक तरीके से उन पर हमला कर रहे थे। वहां पहले से चार पांच बेहोश मजदूर गिरे थे। ये छेंगझो ने गहरी सांस ली, बिना सोचे उस तरफ दौड़ा। वो किसी को बचाने नहीं जा रहा था, बस वो जगह यूज करना चाहता था। गिरे हुए मजदूर के पास जाकर एक पैर काले खून की कीचड़ में रखा, हाथ से जमीन पर पड़ा काला खून उठाया, सीधा अपने चेहरे और गर्दन पर मल दिया। दोनों हाथों से जोर से अपने सीने और आस्तीन का कपड़ा कुछ टुकड़ों में फाड़ा, ऐसा दिखाने के लिए जैसे बीस्ट क्लॉ से फटा हो। ये सारा एक्टिंग बहुत स्मूथ तरीके से बिना रुके किया। डिस्गाइज पूरा करने के बाद ये छेंगझो जमीन पर गिर गया। गिरे हुए लोगों के बीच मॉडल बनकर बिल्कुल बिना हिले पड़ा रहा। उसने बहुत बारीकी से अपने फटे हुए आधे कपड़े को अपनी पीठ पर रखा, आधा चेहरा कीचड़ में डुबाया, बस एक नथुना सांस के लिए बाहर रखा। साथ ही अपनी बॉडी की 10,000 पॉइंट हैवीनेस प्रॉपर्टी एक्टिवेट की, हार्ट बीट और ब्लड फ्लो को जबरदस्ती धीमा किया। सांस बहुत कमजोर हो गई, बॉडी टेम्परेचर तेज से नीचे गिरा। अभी कोई आकर पल्स चेक करे तो भी उसे फ्रेश डेड बॉडी ही समझेगा। आसपास चीखें बिना रुके आ रही थीं। मांस फटने की आवाज, मॉन्स्टर्स के हड्डी चबाने की आवाज बिल्कुल पास से सुनाई दे रही थी। सुई फेंग पूरी तरह एक खून के मैदान में बदल गया था। खून की बदबू उन मॉन्स्टर्स को और ज्यादा पागल कर रही थी। वो बुलडोजर जैसे रास्ते में आते घरों और खेतों को कुचलते जा रहे थे। ये छेंगझो आंखें बंद करके दिल में बिल्कुल शांत था। कोई हलचल नहीं थी, बस इस लहर को झेल लूं। सेक्ट का फॉर्मेशन टीम और इनर सेक्ट के एक्सपर्ट्स आने तक ये सारे लो ग्रेड मॉन्स्टर्स फौरन दबा दिए जाएंगे। मुझे बस चुपचाप एक अच्छी बैकग्राउंड वाली डेड बॉडी बनकर रहना है। अचानक एक भारी बदबूदार सस की आवाज ये छेंगझो के कान के पास आई। जमीन पर भारी कदमों की आवाज महसूस हुई। एक बहुत बड़ा साइज वाला मॉन्स्टर धीरे धीरे बॉडीज के ढेर के पास आया। उसके पंजे कीचड़ में चिपचिपी आवाज कर रहे थे। उसे फील हुआ एक गीली बदबूदार जुबान बगल वाली बॉडी पर दो बार चली, जैसे चेक कर रहा हो कौन सा मांस ज्यादा फ्रेश है। वो मॉन्स्टर की नाक ये छेंगझो की तरफ आई, आगे पीछे सूंघने लगी। एक गरम बदबूदार सांस सीधा उसकी गर्दन के पीछे लगी। ये एक फर्स्ट ग्रेड मिड क्वालिटी आर्मर शेल बियर था। साइज एक एडल्ट बफेलो से भी बड़ा, पूरे शरीर पर स्टील नीडल जैसे सख्त बाल। ये मॉन्स्टर न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि स्किन और मांस भी बहुत मोटा और सख्त था। अगर पागल हो जाए तो क्यूई रिफाइनिंग लेट स्टेज वाला नॉर्मल कल्टीवेटर भी उससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता। ये छेंगझो बिल्कुल पत्थर जैसा पलक भी नहीं लाई। आर्मर शेल बियर की गले से एक भारी गहरी आवाज निकली। सीधा अपना फेस बेसिन जितना बड़ा पंजा उठाया, जिसमें गंदी चिपचिपी मिट्टी लगी थी, और जोर से उसे नीचे पटका। ये एक झटका कम से कम 1000 किलो फोर्स वाला था। नॉर्मल मजदूर पर पड़ता तो उसकी पीठ और सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक साथ ही चूर चूर हो जाते। पर जैसे ही उस पंजे ने ये छेंगझो की पीठ को टच किया, उस एक सेकंड में उसकी स्किन पर चिपकी हुई टूटी हुई बीस्ट स्किन इनर आर्मर की सतह पर फौरन बिना किसी संकेत के एक बहुत हल्की ब्लड रेड रून लाइट चमकी। पैनल फौरन सामने आया। एक्सटर्नल फिजिकल अटैक डिटेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट रून एक्टिवेट हुआ। डैमेज 100% रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ में ई छेंगझो के अंदर 10,000 पॉइंट हेवीनेस और हजारों पॉइंट हार्डनेस प्रॉपर्टी। अभी उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल जमीन में जड़ी हुई 1000 साल पुराने ब्लैक आयरन जैसी सख्त एक चॉपिंग बोर्ड बन गई थी। आर्मर शेल बियर का इतना भारी पंजा इस बोर्ड पर पड़ा। सारा रिएक्शन फोर्स रिफ्लेक्ट रून ने एक पल में परफेक्टली कलेक्ट किया और फिर उतनी ही ताकत से वापस फेंक दिया। एक दांत किटकिटाने वाली
हड्डी टूटने की तेज आवाज फौरन आई, जो आसपास की सारी चीखों से भी तेज थी। आर्मर शेल बियर चीख भी नहीं निकाल पाया। उसकी मोटी राइट आर्म पंजे से कंधे तक, जैसे अंदर बारूद भर के फटी हो, सीधा फट गई। टुकड़े हर तरफ उड़े। उसकी सख्त बोन एक झटके में हजारों नुकीले टुकड़ों में बाहर की तरफ उड़ी। आधी बांह एक सेकंड में उसकी खुद की ताकत से। ये भारी रिफ्लेक्ट फोर्स ना सिर्फ उसकी बांह को बर्बाद किया, बल्कि शोल्डर बोन से होते हुए सीधा उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी तोड़ दिए। आर्मर शेल बियर ने तब एक्सट्रीम पेन वाली तेज चीख निकाली। उसकी बड़ी बॉडी जैसे फटा बैग पीछे की तरफ उड़ी, 2 मीटर दूर खेत में जोर से गिरी। एक बड़ा हिस्सा फसल खराब हो गई। वो कीचड़ में पागलों की तरह ऐंठता घूमता रहा। बायां पंजा जमीन पर बेतरतीब खुजाता रहा। मुंह से टुकड़ों वाला ब्लैक लिक्विड मुट्ठियों भर। बस 10 सांसों से भी कम स्ट्रगल करने के बाद पूरी तरह मूवमेंट बंद हो गई, पूरी तरह डेड। और पूरे टाइम बॉडीज के ढेर में पड़ा ये छेंगज़ोऊ माथे पर हल्की सी सिकुड़न भी नहीं लाया। वो झटका उसे बस जैसे किसी ने उसकी पीठ हल्के से मसाज की हो, ऐसा फील हुआ। स्किन भी नहीं फटी, बल्कि वो बेचारा बदकिस्मत बियर खुद को ही खत्म कर गया। ये छेंगज़ोऊ फिर से आंखें बंद किए डेड एक्टिंग करता रहा। सेक्ट के फॉर्मेशन टीम के आकर सफाई करने तक वो डेड बियर उसके 2 मीटर दूर ही गिरा, उसे बेस्ट कवर दे रहा था। आसपास के बाकी मॉन्स्टर्स अपने साथी की चीख सुनकर इंस्टिंक्ट से थोड़ा डर गए। ये छेंगज़ो वाली जगह से दूर हो गए, मुड़कर उन मजदूरों को जो अभी भी भाग रहे थे उनको मारने लगे। करीब आधे घंटे बाद सुई फेंग के आसमान से अचानक कई तेज हवा कटने जैसी आवाजें आईं। दर्जनों चमकती फ्लाइंग सोर्ड्स मीटियोर जैसी आसमान में चमकते हुए एक खतरनाक एनर्जी के साथ हवा में स्थिर खड़ी हो गई। सबसे आगे एक ब्लैक रोब पहने इनर सेक्ट के फॉर्मेशन हॉल का डिसाइपल था। उसकी प्रेशर बिना रोके छोड़ी जा रही थी, जिससे नीचे वो पागल लो ग्रेड मॉन्स्टर्स सब जमीन पर लेटकर कांपने लगे। उसने जोर से चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, सबको मार दो, एक भी ना बचे। उसके पीछे दर्जनों फॉर्मेशन टीम डिसाइपल्स ने साथ में स्वॉर्ड साइन बनाई। फ्लाइंग स्वॉर्ड्स धुंधली लाइन बनकर सुई फेंग में आगे पीछे चलने लगी। एक के बाद एक बड़े मॉन्स्टर हेड्स जमीन पर गिरने लगे। ये मॉन्स्टर्स जो मजदूर के सामने जैसे डेथ गॉड थे, इनर सेक्ट के एलिट्स के सामने बिल्कुल खेत में पड़े सब्जी जैसे कमजोर थे। बहुत कम समय में दर्जनों मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो गए। आगे वाले अधिकारी ने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, एरिया साफ करो, घायलों को बचाओ, मॉन्स्टर बॉडीज इकट्ठा करो, एलिक्सिर और स्किन सेक्ट के स्टोर हाउस भेजो। एरिया साफ करो, घायलों को बचाओ, मॉन्स्टर बॉडीज इकट्ठा करो, एलिक्सिर और स्किन सेक्ट के ट्रेजरी में भेजो, बोलकर फ्लाइंग सोर्ड पर खड़े दूसरे एरिया चेक करने चला गया। कुछ फॉर्मेशन टीम डिसाइडर्स ने सोर्ड्स वापस की, नफरत भरे चेहरे के साथ उस खून और कीचड़ से भरे खेत में उतर गए। एक लंबा डिसाइपल बोला, ये मजदूर बहुत बेकार हैं, सिर्फ कुछ फर्स्ट ग्रेड मॉन्स्टर्स ने इतने लोग मार दिए। पैर से रास्ते में आती बॉडी के टुकड़े हटाते हुए दोनों धीरे धीरे चलते ये छेंगझू वाली बॉडीज के ढेर के पास आए। लंबे डिसाइपल ने अचानक रुककर जमीन पर पड़ी आर्मर शेल बियर की बॉडी की तरफ इशारा किया, साथी को देखने। दोनों उस बड़ी बॉडी के पास बैठकर फटे हुए राइट साइड को देखते रहे। एक दूसरे को देखकर समझ नहीं पाए कि ये खुद को कैसे मार सका। लंबे ने स्वॉर्ड स्कैबर्ड से उस बिखरी हुई हड्डियों को छुआ। यह अजीब है, क्या ये बियर ज्यादा पागल होकर खुद ही अपनी स्पिरिट एनर्जी से फट गया? पूरी राइट आर्म और आधी रिब्स रेत जैसी टूट गईं। मरने का तरीका बहुत अजीब है। दूसरा मोटा डिसाइपल दूर खड़ा, नाक ढके। जो भी मरा हो, फर्स्ट ग्रेड लो लेवल मॉन्स्टर, पागल होकर खुद ही चक्र विकृत हो जाना नॉर्मल बात है। जल्दी रिकॉर्ड करो, यूजफुल मटेरियल काटो, ले चलो। दोनों ने जल्दी से छीलने वाला चाकू निकाला। आर्मर शेल बियर की अच्छी कंडीशन वाली स्किन और एलिक्सिर काट कर निकाली। मोटे डिसाइपल ने बाया बड़ा सा बियर पंजाबी अपनी स्टोरेज बैग में रखा, सोचा रात में ड्रिंक के साथ खाएगा। जब दोनों फ्लाइंग सोर्ड पर अगली जगह जाने को थे, तभी जमीन पर पड़ी बॉडीज के ढेर से एक बहुत कमजोर सी आवाज आई। ई छिंगझू ने सही टाइम पर आंखें खोली, चेहरे पर कीचड़ लगाए, पूरी बॉडी छनाई जैसे कांपते हुए, हाथ पैर से कीचड़ में पीछे खिसकने लगा। उस मांस को मत खाना, खट्टा है, अच्छा नहीं लगा। वो डर से भरा एक्सप्रेशन सच में डरे हुए इंसान से भी 3 गुना ज्यादा रियल लग रहा था। लंबे डिसाइपल ने उसे एक नज़र देखी, ठंडी हंसी हंसी, ठीक है, चिल्लान बंद कर, मॉन्स्टर सब मर गए, तेरी किस्मत बहुत तेज है। डेड बॉडी के नीचे दबकर सब कुछ बच गया।
उसे बोला, मैनेजर के पास जाकर दवा ले लेना बोलकर दोनों उसकी तरफ और देखने का मन नहीं किया, स्वॉर्ड लाइट बनकर आसमान में उड़ गए। यी छेंगझू कीचड़ में बैठा उन स्वॉर्ड लाइट्स को दूर जाते देखता रहा। उसका डरा हुआ एक्सप्रेशन फौरन पूरी तरह गायब हो गया। उसने आराम से अपने चेहरे की गंदगी पोंछी, कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। ये स्पिरिट बीस्ट रायट पूरा आधा घंटा चला, तब जाकर पूरी तरह शांत हुआ। सुई फेंग में बहुत नुकसान हुआ, हर तरफ बर्बादी फैली थी। सिर्फ सफाई करने में पूरा एक दिन लग गया। अगले दिन सुबह मैनेजर झाओ टीशान का चेहरा जैसे उसके बाप की मौत हो गई हो, उससे भी ज्यादा बुरा था। उसकी जिम्मेदारी वाले एरिया में दर्जनों मजदूर मरे, खेत भी ज्यादातर बर्बाद हो गए। ये सारा हिसाब ऊपर वाले जरूर उस पर ही डालेंगे। लोगों को शांत करने के लिए सेक्ट के आउटर सेक्ट एल्डर ने पहली बार कुछ कंपनसेशन मनी दी। यी छेंगझो राशन लेने की लाइन में जानबूझकर बाल बिगाड़े लंगड़ाते हुए चलते, आंखें बिखरी हुई मुंह से बार बार बियर बहुत बड़ा था बुदबुदाता रहा। उसकी बारी आते ही पैसे देने वाला डिसाइपल